तो ये प्रोग्राम चलेगा हमारा करीब 1 घंटा, और इस चीज में आप जो सीखने वाले हैं वो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आप सभी के पास तनाव है, राइट? तनाव है? किसके पास तनाव नहीं है बोलो? कोई? तो कोई ऐसा नहीं है जिसके पास तनाव नहीं है? कोई नहीं है? कोई ये बोले कि मेरे पास सर बिल्कुल तनाव नहीं है, मैं 100% तनाव मुक्त हूं? कोई नहीं है, क्योंकि हर एज में चाहे बच्चा हो, छोटा बच्चा रहेगा ना, छोटा बच्चा जो 0 ईयर्स का है, जो भी कुछ महीनों पहले पैदा हुआ है, उसके पास भी एक तनाव है, वो है उसकी भूख। और उसकी मम्मी उसको खाना नहीं दे पा रही तो बेचारे को रोना पड़ता है। जिसके पास ब्रेन के नाम पे केवल उसके नेचुरल प्राकृतिक चेतना है उसके पास, है ना ये सवाल? तो ऐसे तनाव हमारी जिंदगी में बड़े बदलाव लाते हैं। बदलाव ये होता है कि हम गलत रास्ते पकड़ लेते हैं, और जो हमने दुनिया बना रखी है अपने दिमाग के अंदर, हम उसको सच मान लेते हैं। एक ऐसी दुनिया जो हमें रूढ़िवादी दुनिया देती है। हो सकता है कि किसी समय में वो सही रहा हो, लेकिन आज की डेट में वो सही है क्या? क्योंकि अगर मैं आपसे कोई सवाल पूछूंगा तो जरूर बताइएगा, और आप लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत रिक्वायर्ड है। मैं कुछ चीजें जो मनोवैज्ञानिक तरीके से हैं वो बताने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, और अगर आप उनका अनुसरण करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, या फिर आपको लगता है कि आप उससे बेहतर कहीं से खोज सकते हैं और उसका प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि आपको रास्ता मिल जाएगा तो आप रास्ते खुद बना सकते हो कि नहीं? अगर आपको मंजिल मिल जाए कि हमारी मंजिल क्या है, तो रास्ते आप खोज लोगे कि नहीं? जैसे आप पहले दिन यहाँ पे कोचिंग में आने के लिए आपको सड़क या किसी ने बताया होगा, लेकिन आज की डेट में आप कैसे आते हो? आप अपने रास्ते पे नहीं आते हो। आपको शॉर्टकट मिलेगा तो खेतों से भी आ जाओगे, लिफ्ट लेके भी आ जाओगे, साइकिल से भी आ जाओगे, लेकिन आपको मंजिल पता है कोचिंग, और चॉइस आपकी है। पैदल आते हो, साइकिल से आते हो, लिफ्ट लेके आते हो, रास्ते से आते हो, सड़क से आते हो, है ना? बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि अभी तक आप लोगों को मैंने वो चीज नहीं बताई जो इस उम्र में आपके साथ होता है। इसमें क्या आपकी गलती है? चीजें अगर आपको समझ नहीं आती, इसमें आपकी गलती है क्या? नहीं? आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करें, हाँ ना कुछ तो बोलो एकदम। या तो आप लोगों को बड़ा अजीब सा लग रहा है कि क्या बातें हो रही है, पहली बार हो रही है, और या फिर आपको कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आ रहा है कि सब्जेक्ट क्या है, राइट? तो मैं पहले सब्जेक्ट क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं जल्दी में हूँ आप लोगों से ज्यादा। दोस्तों, किशोर अवस्था शिक्षा कार्यक्रम के अंदर बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग जान लें किशोर अवस्था, या इंग्लिश में जिसे बोलते हैं एडोलसेंस या एडोलसेंट। ठीक है, ये होती क्या है? किसी को मालूम है एडोलसेंट क्या होता है? हाँ जी बेटा? नहीं, वो तो मैंने हिंदी बता दिया कि एडोलसेंट का मतलब किशोर अवस्था या किशोरावस्था, इन दोनों को इसी तरीके से प्रोनाउंस किया जा सकता है, जो आपको पसंद हो। किशोर अवस्था क्या चीज है? हाँ जी, हाँ भाइयों में आप में से कोई यहाँ पे? सबसे पहले 12th क्लास के कितने बच्चे हैं? 12वीं के? अच्छा, वेरी गुड। 1 2 3 दीदी लोग हैं, भाई लोग में से 1 2 3, ठीक है। और 11th के कितने बच्चे हैं? 10th के कितने बच्चे हैं? 10th के? वेरी गुड। 9th के और 8th के? मतलब 9 10 11 12 है। हाँ, बहुत बढ़िया। फिर तो आप लोग मतलब सभी को पता है कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, क्योंकि 9th के बाद 10th वालों को पता है कि उन्हें क्या करना है, 10th वालों को पता है कि बोर्ड पास करने के बाद नौकरी करनी है कि फर्दर पढ़ाई करनी है। ऐसा ही ना कुछ? क्योंकि 10th के बाद भी बहुत सारी जॉब्स मिल जाती हैं, और पढ़ाई के साथ साथ में आप और भी काम कर सकते हो। फिर आता है 11th और 12th। अगर 11th और 12th कर रहे हो तो मतलब आपके अंदर अभी भी क्षमताएं हैं कि आप नौकरी नहीं करना चाहते हो, आप कुछ बेहतरीन करना चाहते हो, है ना? और बहुत सारे सपने हैं, है ना? और उन सपनों के लिए आप इतनी सुबह मेहनत करते हो, कोचिंग आते हो, स्कूल जाते हो, घर में पढ़ाई करते हो, है ना? इसके अलावा भी कुछ करते हो? हैं? क्यों? दोस्तों से डिस्कशन नहीं करते हो? दोस्तों से डिस्कशन करते हो ना? और क्या चीज करते हो जो आपसे संबंधित हो? जैसे अगर कोई इंजीनियरिंग वाला है तो उसके सारे दोस्त इंजीनियरिंग वाले होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, जो मेडिकल वाला होगा उसको मेडिकल,
अगर पीएचडी करना चाहता है या वैज्ञानिक बनना चाहता है तो उसके सारे दोस्त कौन होंगे? और जो बच्चा गाना गाने में शौक रखता होगा, उसको गाने का शौक होगा, उसके सारे दोस्त कौन होंगे? और जितने पेंटिंग वाले, कोई है किसी को ये सब शौक एक्स्ट्रा पढ़ाई के अलावा? क्योंकि पढ़ाई तो कहीं पे भी करना है आपको, म्यूजिक में पढ़ाई करनी है, क्रिकेट भी खेलना है आज की डेट में, तो उधर भी आपको पढ़ना है, क्योंकि सामने वाली की टीम की स्ट्रैटेजी समझनी है। और आजकल तो मनोविज्ञान हर जगह घुस गया है। अगर सामने वाले बॉलर का दिमाग पढ़ नहीं पा रहे तो आप शॉट नहीं मार पाओगे। अभ्यास से आप मार तो सकते हो, लेकिन बेटर शॉट मारने के लिए आपको सामने वाले की मानसिकता पढ़नी जरूरी है। तो आज की डेट में पढ़ाई से कहीं छुटकारा नहीं है। अगर कोई सोचे कि मैं फौज में चला जाऊं और पढ़ाई से छुटकारा मिल जाए तो गलत है, क्योंकि फौज में इतनी ट्रेनिंग कराएंगे, वो फौज में जाने के बाद सोचता है काश मैंने पढ़ लिया होता तो मैं कुछ और बेटर होता, इतनी पढ़ाई इधर नहीं करता। देश की सेवा करना एक अलग चीज है, लेकिन पढ़ाई से छुटकारा करने के लिए फौज में जाना ये अलग कॉन्सेप्ट है। क्योंकि मैं कई फौजियों से मिला, मतलब मेरे दोस्त हैं, मेरे घर में करीब 10 फौजी हैं, राइट। और उनमें से 6 तो इसलिए गए थे कि उनको पढ़ाई से भागना था, और जब वो फौज में गए तो जब उनके पर्टिकुलर ट्रेड उन्होंने चुना, उसमें इतनी ट्रेनिंग हो गई कहो भैया सूबेदार तक बनना तो हालत खराब हो गया। हर बार परीक्षा देनी पड़ती है, इतना टफ एग्जाम होता है। इतना स्कूल में पढ़ लिए होते तो शायद हम देश के लिए और कुछ बेटर कर पाते, है नहीं। देश सेवा केवल फौज में जाना नहीं है। देश सेवा, अगर आप यहाँ पे मेरी बात सुनते हो, पढ़ाई करते हो, साफ सफाई रखते हो, देश की प्रॉपर्टी को बचाते हो, पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाते हो, खेतों खलियानों को बचाते हो, ये भी देश सेवा है। एक अच्छा व्यवहार भी देश सेवा है। मालूम है नहीं बात? जरूरी नहीं है कि वर्दी पहनना ही देश सेवा, वर्दी वाले की इज्जत भी करे तो भी देश सेवा है ना। किशोर अवस्था होती है 9 से 19 साल की उम्र। कितनी? यह शिशु बाल के बाद आता है किशोर। वैसे तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ इसके बारे में बोला है ना, लेकिन सिंपल से आप लोग समझ लो, अपने आप को देखो और अपनी आंखें बंद करो और देखो कितने तनाव है आपकी जिंदगी में। जितना तनाव है उतनी आपके अंदर उत्तेजना भी है, कुछ भी पाने के लिए जुनून है एकदम। मतलब जिद पकड़ ली तो कैसे भी करेंगे, बस वो मनपसंद जिद होनी चाहिए। यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ, दिख रहा ना आप सभी को? बट आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं नजर खड़ा, क्योंकि मुझे लगता है कैमरा इधर से मुझे कवर कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। इसके साथ में क्या है, आपके अंदर बड़ी करुणा भी है। अगर किसी के प्रति आपके अंदर दया आ जाए तो आप कुछ भी कर दोगे उसके लिए, लेकिन इसी के साथ में गुस्सा भी इतना ज्यादा है कि अगर किसी से नाराज हो गए तो उथल पथल मचा दोगे, एकदम हनुमान भगवान की तरह सूरज को निकलने भाग जाओगे, है कि नहीं? है ना ये शक्ति? और क्या है, कुछ नया सीखने का। लेकिन नया कौन सा होना चाहिए? नई चीज क्या होनी चाहिए जिसमें बोरियत ना हो, है ना। क्योंकि बोरियत वाली चीजें हम करते ही नहीं है। हम नहीं करते कि हमारा दिमाग नहीं करता, हम नहीं करते कि दिमाग नहीं करता। हम नहीं करते। ये जितने हम बोलने वाले हैं ना, उनके लिए पहले जोरदार ताली बजाओ। और जो ये बोलते हैं कि मैं नहीं करता या दिमाग नहीं करता, तो उसको अभी थोड़ी देर में कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि हम में और दिमाग में क्या अंतर है। क्योंकि दिमाग अकेला, उसके साथ में मन और चेतना, ये तीसरी चीज है। दिमाग, मन और चेतना। आपको गर्मी लग रही होगी, राइट? है ना। मैं भी गर्मी आता हूं ताकि गर्मी को मैं महसूस कर सकूं। अभी कंफर्टेबल है अंदर? आप लोगों के लिए ठीक है ना? गर्मी महसूस होनी चाहिए ना, ताकि आपका पेन मुझे भी पता चल सके कि एक्चुअल पेन है क्या। तो किशोर अवस्था एक ऐसी उम्र है जहां पे ना ये सारी चीजें तो होती हैं, साथ में हमारा शारीरिक विकास भी होता है। जब हमारा शारीरिक विकास हो जाता है तो हम क्या सोचते हैं? सबसे पहले हम बड़े हो गए, अब हमें बड़ों जैसी सारी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। जैसे बड़े लोग गाड़ी चलाते हैं, बड़े लोग जैसे ड्रेसअप करते हैं, बड़े लोगों के पर्स में पैसे रहते हैं। इसलिए आप देखेंगे कई लोगों को पर्स रखने का वो होता है, वो ऐसे पीछे निकलना होना चाहिए। लड़कियों को भी पर्स टांगने का शौक होता है कि मतलब बड़ों जैसे कॉपी करें, ब्यूटीफुल पर्स, है ना। कितने लोग नहीं है? ये सब लोग क्या पेटीएम वाले हैं क्या? आजकल तो जमाना पेटीएम का भी है ना, तो पेटीएम में थोड़ा पर्स का जमाना चला गया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप बड़ों को कॉपी करते हैं। हाइट बढ़ने के बाद आपकी ना डिमांड रहती है कि हमें एक अलग से रूम मिलना चाहिए, एक अलग से रूम होना चाहिए, मेरा एक अलग से व्यक्तिगत बिस्तर होना चाहिए,
है ना ये प्रॉब्लम। और क्या होता है, हमारे सपने जो पहले छोटे थे ना, वो थोड़े से बड़े हो गए हैं। हीरोइक एक्ट करना शुरू कर देते हैं। हीरोइक एक्ट समझते हो? जैसे फिल्मों में एक हीरो होता है और वो एकदम समाज के बदलाव के लिए जूझ पड़ता है, उसको समझ नहीं आता कि मेरी भूमिका कहां से शुरू है। डाई हार्ड मूवी किसी ने देखा है? डाई हार्ड मूवी इंग्लिश की है, नहीं देखी है? हिंदी मूवी में एक सरफरोश भी नहीं देखी आमिर खान की? अच्छा, तो आप लोग नए बच्चे हो, तो नई फिल्मों के मैं भी नया ही हूँ, इतना बूढ़ा भी नहीं हूँ। नई मूवी में अगर मैं बात करूं तो मेरे दिमाग में भी कुछ आ नहीं रहा, क्योंकि आजकल की मूवी बड़ी साइंटिफिक हो गई है। वो लोग आर्टिफिशियल प्लैनेट्स पे बात कर रहे हैं, राइट? आजकल की लेटेस्ट मूवीज देखेंगे ना, तो उसमें आर्टिफिशियल मूवीज पे बात कर रहे हैं, और डार्विन थ्योरीज के ऊपर जो क्रिएचर्स में बदलाव हो रहे हैं, इनके ऊपर बात कर रहे हैं कि भविष्य में एक जानवर अपने आप को म्यूटेट कर लेते हैं, राइट? जो भी हम लोग देख भी रहे हैं, वायरस म्यूटेट हो गया, राइट? ये कोविड-19 म्यूटेटेड वायरस है ना, उसने अपने आप को म्यूटेट कर लिया और इंसानों में घुस गया। तो इन ऐसे टॉपिक्स पे बात आ रही है, तो इसलिए मेरे को लेटेस्ट मूवी के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं जो बताना चाह रहा था कि आपकी जिंदगी में अगर आपने अभी सोच लिया कि मुझे कुछ पाना है, तो आप क्या करते हो? आप वो सारी शक्ति लगा देते हो जो पाना चाहते हो। आप अपने दोस्तों से पूछते हो, पड़ोसी से पूछते हो, यूट्यूब पे सर्च करते हो, गूगल पे सर्च करते हो, साइकिल से भाग के जाते हो उसे पता करने के लिए। अगर वो बोले कि भैया वो उस जगह पे है, तुम अपने दोस्त को 2-3 जुगाड़ लगा के उस हद तक जाते हो। ये संघर्ष है, लेकिन पसंद की चीज होनी चाहिए तब, है ना? लेकिन अगर मैं बोलूं कि पढ़ाई की चीज है तो नहीं करते। कितने लोग अगर किसी सवाल में फंस जाते तो उसकी इंतहा तक चले जाते हो कि पता तो करूं कि ये सवाल किसने पैदा किया है। न्यूटन ने किया है, कैलकुलस कहां से आ गया, इंटीग्रेशन कहां से आ गया, कि गैलीलियो ने क्या दिया और एडिसन ने क्या दिया, मैथ्स में किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। आप लोग साइंस वाले कितने बच्चे यहाँ पे? अरे सारे साइंस वाले हो, बहुत बढ़िया, एक जोरदार ताली मारो। तो इतनी भूमिका तो काफी है कि आप लोगों को अपने किशोर के बारे में पता चल गया। अब मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ, आखिर एक किशोर अवस्था शिक्षा कार्यक्रम चलाया क्यों जा रहा है। तो किशोर अवस्था 9 से 19 साल है, ये कंफर्म हो गया आपको? शिशु बाल के बाद आता है किशोर अवस्था। ये कोई बस स्टेशन नहीं है, ये लाइफ का एक स्टेशन है। क्या है? हाँ, और ये आपकी जिंदगी में पहली बार नहीं हो रहा है। जो सर हैं, टीचर हैं, मैं हूं, आपके माँ बाप हैं, और गांव में जितने बड़े लोग हैं, सब इस अवस्था से निकल चुके हैं। अब क्यों किशोर अवस्था पे ये बात होती है और मैं क्यों हूं, मैं क्या कर रहा हूं, ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये जितनी भी चीजें मैंने बताई, ये सिर्फ 3 चीजों की वजह से है: दिमाग, मन और चेतना। मनोविज्ञान इन तीनों पे अध्ययन करता है, इनके व्यवहारों पे पढ़ता है और इनके एक डेटा निकालता है, और फिर उसके बाद देखता है कि किस तरीके से लोगों के व्यवहारों में हम लोग बेटर बदलाव करें, ताकि आप लोग जो बनना चाहते हो, जो करना चाहते हो, और जिंदगी एकदम शांत और सही तरीके से जी सके। क्योंकि हम लोगों की जिंदगी में मैक्सिमम बीमारियां केवल हमारे व्यवहार की वजह से। और व्यवहार कहां से आता है? व्यवहार कभी भी बनता है आदतों की वजह से। किसकी वजह से? ये आदतें हम लोग कैसे सीखते हैं? ये आदतें हमारे को विरासत में मिलती हैं कि हम सीखते हैं? कैसे सीखते हैं? बड़ों से। और क्या बड़े लोग आपको हर चीज करके दिखाते हैं जो बदमाशियां आप लोग करते हो? जो बदमाशियां आप लोग क्रिएट करते हैं, क्रिएटिव आजकल की बदमाशियां क्रिएटिव है ना, इतना इनोवेटिव बदमाशी करते हो। ये बदमाशियां आपको कौन सिखाता है? क्या बड़े सिखाते हैं? उनके समय में बदमाशियां नहीं थी। ये बदमाशियां हमने अपने तीनों चीजों की संघर्ष की वजह से किया। हमें पता है कि ये गलत है, इसको हम सही भी कर सकते हैं। तो मैं पहले बुद्धि, मन और चेतना, इन तीनों के ऊपर ही बात करूंगा, आदतों के ऊपर बात करूंगा, व्यवहार के ऊपर करूंगा। और अगर आपको लगता है कि आपकी आदत और व्यवहार आपकी यथार्थ स्थिति से बेटर नहीं हो सकती है, या फिर आपने ये मन संकल्प कर लिया है, या आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने मकसद को पाने में कहीं ना कहीं चूक जा रहा हूं, कि उसे कारण क्या है, उनके ऊपर आप वर्क करते हो, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि जो एक्सरसाइज मैं आपको बता के जाऊंगा, अगर आप उसको करते हो तो आप खुद, कौन? आप खुद बोले तो कौन होगा? क्या? वेरी गुड, मैं।
यानी मैं एज एन इंडिविजुअल, कौन? मैं एज एन इंडिविजुअल, मैं खुद अकेले अपनी सारी स्थिति को बदल सकता हूं। और ये शक्ति केवल किशोर अवस्था में है। मैं शिशु और बाल की बात नहीं करता। ऐसा नहीं है कि बड़े होने के बाद भी मैं नहीं कर सकता। मैं बड़े होने के बावजूद भी अपनी अवस्था को बदलने की क्षमता रखता हूं, लेकिन उसमें संघर्ष बहुत ज्यादा रहेगा। वहां पे केवल बाहरी संघर्ष नहीं है, मेरे आंतरिक शरीर के अंदर जो बदलाव हो रहे हैं वो संघर्ष भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि किशोर अवस्था में जो हमारा ब्रेन है, यानी दिमाग, जिसको हम छू सकते हैं, राइट, खोपड़ी के नीचे है, इसके अंदर न्यूरॉन्स बनने की जो क्षमता है वो किसी भी बड़े लोगों की तुलना में या परिपक्व लोगों की तुलना में बहुत ज्यादा है। इस वक्त लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स आपके दिमाग में बन रहे हैं। कितने? और एकदम फ्रेश और तरोताजा है। जितने साइंस वाले वो समझ रहे हैं ना, न्यूरॉन्स क्या होता है? दिमाग की सबसे छोटी कोशिका जो किसी भी आदत को बनने में, याद रखने में, चीजों को विजुलाइज करने में हमारी मदद करता है। तो क्यों ना हम इन आदतों का जो डेंड्रॉइड्स बनता है, जो आदतों की लूप हमारे दिमाग में बन रही है, उसको हम ऐसा बनाएं कि वो हमें एक बेहतरीन इंसान बना दे। ये हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आसानी कब होगी? जब हम इसका अभ्यास करेंगे। क्या करेंगे? वेरी गुड दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार पांडे है। जो बच्चे देख सकते हो वो इधर कोने पे पढ़ाओ। आप लोग देख सकते हो? नहीं ना? कोई बात नहीं, फोटो देखने की जरूरत नहीं है, मैं लाइव हूं। मैं एक्चुअल में काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूं, लेकिन मेरा व्यवसाय ये नहीं है। व्यवसाय समझते हो? मेरा काम ये नहीं है। मैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर हूं। कोई जानता है एयरक्राफ्ट क्या होता है? आप लोग जानते हो एयरक्राफ्ट क्या होता है? नहीं, ऐसा मत बोलो यार प्लीज। एरोप्लेन जानते हो? कितने लोग जानते हो? अच्छा चलो, इसका मतलब एयरक्राफ्ट काफी टेक्निकल वर्ड हो गया, इसीलिए आप लोग नहीं जानते, लेकिन एरोप्लेन जानते हो ना? ठीक है जी। एरोप्लेन, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, ग्लाइडर, छोटे जहाज, ये सब एक ही कैटेगरी के। कोई भी मशीन जो हवा में रुक सकती है या कंटिन्यू चल सकती है, मतलब इसकी परिभाषा है वो फ्लाइंग मशीन। मैं उसका इंजीनियर हूं। कई सालों से देश के बाहर था, वहां पे रहा, तो जब भी हम मशीन और इंसान मिलते तो क्या होता है? हमारा व्यवहार चेंज हो जाता है। जैसे आप लोगों का मोबाइल छूने के बाद बिहेवियर चेंज हो जाता है, होता है ना? और उसका खामियाजा आप रोज भुगतते हो, मम्मी पापा से, पड़ोसियों से, और सड़कों पे तो आजकल एक्सीडेंट होता ही है। अभी किसी ने मेरी गाड़ी देखी होगी तो बोलेगा, सर आप तो मोबाइल के बारे में बोल रहे हो और आपका पूरा लाइफ मोबाइल के इर्द गिर्द है। एक रिकॉर्डिंग कर रहा है, एक गाड़ी में लटक रहा है, दो यहाँ रखे हो है, तो ये चक्कर क्या है? ये मैंने फोनों का जरा इस्तेमाल कर रखा है, क्योंकि मैं थोड़ा टेक्निकल हूं ना। वो रिकॉर्डिंग कर रहा है तो मेरा कैमरे के पैसे बच रहे हैं, राइट? वो फोन मेरा आउटडेटेड हो गया, मैं उसको यूज नहीं करता, तो उसका सही उपयोग मैं रिकॉर्डिंग में करता हूँ और यूट्यूब पे डाल देता हूँ। जो इस वक्त रिकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, लेकिन अगर रिसर्च पर्पज से देखा जाए तो ये अच्छा है मेरे लिए। और जो मेरी गाड़ी में कैमरा लगा है वो मैंने रखा हुआ है ट्रैफिक एटिकेट्स के ऊपर, उसकी रिकॉर्डिंग हर वक्त होता रहेगा। अगर मेरी गाड़ी के आसपास कोई भी खड़ा रहेगा तो वो उसको रिकॉर्ड करता रहेगा और इमीडिएटली वो क्लाउड पे डाल देगा। तो वो जब भी क्लाउड पे डाल देगा तो जब भी मेरा मन करेगा मैं उसको रिट्रीव करके देख सकता हूँ, और मैं देखता हूँ कि अगर मेरा कोई एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, तो उसमें गलती किसकी थी? मेरी थी कि उस व्यक्ति की थी? और रोड की प्रॉब्लम है, सरकार की प्रॉब्लम है, या पब्लिक की प्रॉब्लम है? मैं थोड़ा ट्रैफिक पे भी काम कर रहा हूँ ताकि यहाँ का जो ट्रैफिक सेंस है उसके ऊपर थोड़ा और काम कर सकूँ, इसलिए मेरे पास इतने मोबाइल है। तो मैं जब एयरक्राफ्ट में था तो मैंने देखा कि भैया जब हम एयरक्राफ्ट को या मशीन को छूते हैं तो आदमी का बिहेवियर चेंज हो जाता है, क्योंकि मशीन जो है ना वो एक अलग तरीके की ध्वनि निकालती है, जो ध्वनि नहीं होती उसको एक्चुअल में बोलते हैं नॉइस। नॉइस क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो आपके दिमाग और शरीर को इरिटेट कर देगी। इरिटेट समझते हो? परेशान, ऊंची आवाज जो हमारे कानों को पसंद नहीं है, और उससे हमारा बिहेवियर बहुत चेंज हो जाता है। तो मैंने साइकोलॉजी वहां पे पढ़ी ये समझने के लिए कि हम उसको कैसे सुधार सकते हैं और अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला था, और भी लोग थे। फिर जब मशीन और इंसान मिले तो उनका साइकोलॉजी चेंज हुआ। अब उनको मैनेज भी करना है, व्यवस्था में भी लाना है ना, मैनेजमेंट। फिर मैंने MBA किया, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट।
मतलब कहने का मतलब है कि जब से मैं जॉब कर रहा हूँ पिछले 17-18 सालों से, मैंने अपनी पढ़ाई को बंद नहीं किया। इसके बीच में मैंने बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज किए और वहाँ पे कई जगह पे ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज किया। लेकिन मेरी वो ट्रेनिंग केवल उन लोगों के लिए थी जो कंपनी में काम करते हैं, और वो कंपनियों में जो लोग एम्प्लॉयज है, कर्मचारी जो काम करते हैं उनको क्यों ट्रेनिंग देते हैं? ताकि वो उनसे पैसा निकलवा सकें। पैसा कैसे? कि वो 12 घंटे में 24 घंटे की ताकत, पूरे शरीर की ताकत वहीं खत्म कर दे और घर जाए जीरो कर। क्या जाए? मतलब घर जाए और सो जाए और सुबह उठ के फिर ड्यूटी पे आ जाए। तो इसमें आप किसका मकसद पूरा कर रहे हो? कंपनी का। और कंपनी किसकी? एक मालिक की। एक मालिक जिसने सोचा कि मुझे इतने पैसे कमाने हैं, उस मालिक के सपने पूरे करने के लिए आप वो काम कर रहे हो, या फिर एक ऐसे देश के लिए काम कर रहे हो जिस देश का मकसद केवल पैसा कमाना है। उसके बाद में बहुत सारी बातें होती हैं बड़ी बड़ी कि हम समाज के लिए काम कर रहे हैं या इसके लिए काम कर रहे हैं, वो सिर्फ बातों में होती हैं। तो अगर ये ट्रेनिंग्स जो मैंने लर्न किया, जो मैंने सीखा, अगर मैं अपने गांव में अपने लोगों को मैं दे दूं, तो क्या लगता है कि यहाँ पे सबसे बड़ी बदलाव कहाँ है? मेरे में। यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हो सब मैं हूं ना। आप परिवार के सबसे छोटे हिस्से हो। तो अगर आप अपने आप को बदलाव लेते हो और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए, अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अगर आप अपने मकसद तक कामयाब हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं आप सभी की सफलता की परिभाषा अलग होगी। किसी का मकसद एक है क्या? यहाँ से बच्चा हुआ, जो पहला बच्चा बैठा रहा, आखिरी बेटी तक, इस बीच में जितने बच्चे बैठे हैं, आप सभी खूबसूरत बच्चों के पास अपना एक खुद का सपना है। आपकी अपनी सफलता की अपनी परिभाषा है, आपकी अपनी व्यक्तिगत पारिवारिक परिस्थिति है, और आपकी एक व्यक्तिगत मनोदशा है जो आपने खास सूचना और जानकारी से अपने दिमाग में भर रखी है, जो गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। लेकिन वो परिस्थिति पे डिपेंड करता है कि वो परिस्थिति क्या है, कहाँ पे गलत और कहाँ पे सही है। जब आपको ये रियलाइज हो जाए कि ये मुझे कैसे ठीक करना है, और उसको ठीक करके अगर आप अपने मकसद को पा लेते हो, तो परिवार का सबसे छोटा यूनिट कौन है? मैं। क्योंकि मेरे से परिवार बनता है। अगर मेरा परिवार ठीक हो जाए तो मेरा गांव, मेरा शहर, मेरा डिस्ट्रिक्ट और ये देश और ये दुनिया अपने आप ठीक हो जाएगी। क्योंकि ठीक किसको करना है? मैं दुनिया को ठीक करने की गारंटी कभी नहीं लूंगा, मैं गारंटी अपनी लूंगा। किसकी? और मेरी कोशिश है कि आप उस चीज को पहचानो और इस चीज को आप फील करो अपने अंदर से कि दुनिया में कंप्लेन करके कोई फायदा नहीं है, ना समय को, ना परिस्थिति को, ना परिवार को। अगर मैं ठीक हो जाऊं, मैं ही सबसे छोटा हिस्सा हूं, अगर मैं ठीक हो जाऊं तो ये पूरा सिस्टम अपने आप ठीक हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे केवल और केवल पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर बात करूंगा, अफर्मेशन के ऊपर बात करूंगा, और ये सारी चीजें जो मैंने लर्न की वही चीज मैं आपके पास लेकर आया हूं। इसके साथ में मेरे को सहयोग कर रहे हैं ये 4-5 लोग हैं, मेरी टीम है जो इस वक्त जॉब करते हैं। तो सबसे पहले हमारे प्रमुख वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र सिंह राजपूत जी, ये आपके श्री दुर्गा जी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, प्लस इंस्पा उत्तर प्रदेश लिखा है, वो है इंडियन स्कूल साइकोलॉजी एसोसिएशन, उसके प्रेसिडेंट हैं। साथ में कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, श्री दुर्गा जी मेडिकल कॉलेज का ये एक ब्रांच है, उसमें ये उसके हेड है, कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के ये हेड है। प्लस जो सहयोगी संस्था है मेरी, विकल्प हेल्थ एजुकेशन रिसर्च, उसके हेड है। और ये जो अनिका एजुकेशन हेल्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट है, इसका प्रेसिडेंट मैं हूं। साथ में है डॉक्टर राजेश तिवारी जी, ये जो है आपके एसोसिएट प्रोफेसर हैं श्री दुर्गा जी मेडिकल कॉलेज के। और डॉक्टर पूजा पांडे अनिका होम्योपैथिक क्लिनिक पे डॉक्टर हैं और वो महिलाओं के बारे में बात करती हैं। और एडवोकेट डीपी पांडे जी यहाँ पे है। ये आप, क्योंकि किशोर अवस्था में अक्सर हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं गलत रास्तों पे, और वो किस तरीके से अपराध का रूप ले लेता है उसके बारे में बच्चों को बताते हैं। और आखिरी में मैं हूं। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा कि यहाँ पे जो तेज बहादुर सर थे अभी, और यहाँ के टीचर्स हैं, राइट, और आप सभी लोग जो लोग इस वक्त इस गर्मी में और अपना समय देकर मेरी बात सुन रहे हैं, इन सभी लोगों के लिए आप स्वयं ताली मार के कार्यशाला की शुरुआत करें। थैंक यू वेरी मच। बेटा किसी को चक्कर वक्कर तो नहीं आएगा ना? खा पी के आयो ना पक्का? क्योंकि धूप ना आज की धूप बड़ी अजीब सी है। वो कुछ दिनों पहले क्या है, आजकल का मौसम ऐसा है
कि पंखा बंद करो तो क्या होता है, नींद नहीं आती है। और ऐसे एक शायरी है, उसमें कहता है कि अगर पंखा बंद करते हैं तो नींद नहीं आती है, और पंखा चलाओ तो पंखा कर 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 बोलता है। किसी ने सुना ये बड़ा अच्छा जोक है। तो मौसम अजीब सा हो रखा है, मेरे को जोक कभी याद नहीं है क्योंकि मैं दिमाग थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहा हूँ। तो दोस्तों, किशोर अवस्था में जो मैंने आपको तीन चीजें बताई कि ब्रेन का आपका सबसे पहला क्या, न्यूरॉन्स फ्रेश है, राइट। तो किशोर अवस्था में चीजें क्या कवर होती हैं, पहले है स्वास्थ्य, क्या है, हाँ, क्योंकि जिस शरीर से हम काम लेते हैं, अगर ये शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो क्या हम काम कर पाएंगे, क्या दिमाग कंसंट्रेट करेगा। तो इस शरीर को स्वस्थ रखना अपने को। दूसरा इसके अंदर आता है कि हमारे शरीर में एक बहुत बेहतरीन बदलाव हो रहा है। हमारा मनोविज्ञान, मतलब बोले तो इमोशनली हम लोग, बॉडी तो हमारा बड़ा ही हुआ, साथ में हमारा इमोशंस भी बदल रहा है, हमारा समाज को देखने का नजरिया भी बदल रहा है। प्लस हम लोग जो तर्क करते हैं ना कि अब हम रिश्तों को पहचानते हैं, बातों में अपनी दलीलें देते हैं, ये भी चीजें हमारी बदल रही हैं। तो इन सब में ये दूसरी चीजें होती हैं कि हमारा साथ में रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हमारा बदल रहा है। मैं इन दोनों टॉपिक के ऊपर बात नहीं करूंगा, स्वास्थ्य के ऊपर बात नहीं करूंगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात नहीं करूंगा, प्लस क्राइम के ऊपर बात नहीं करूंगा मैं, राइट। मैं केवल गुण और कौशल की बात करूंगा और ऐसे स्किल्स की बात करने जा रहा हूं जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, हाँ, इसके अलावा भी और भी आती हैं, जैसे डिसीजेस है, तो वो डिसीजेस के ऊपर भी किशोर अवस्था में लोग बातें करते हैं। तो ये बड़े टॉपिक्स हैं, राइट। और आपके पास टाइम नहीं है, मैं ऑलरेडी आपका आधा घंटा ले चुका हूं, है ना, और गर्मी बढ़ गई है। तो कोई मुझे बताएगा कि दिमाग और मन में अंतर क्या है। दिमाग और मन दोनों को अक्सर हम लोग मिक्स करके बोलते हैं, मन को कभी दिमाग बोलते हैं, कभी दिमाग को मन बोलते हैं। इसकी परिभाषा किसको मालूम है कुछ, मन, आप मन से क्या समझते हैं, मन और दिमाग को कैसे फर्क करेंगे, कोई नहीं, मैं बोलता हूं, किसी को नहीं आइडिया, या मैं ही बोलूं डायरेक्ट, मैं ही बोलूं, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा, राइट, ऐसा है क्या। चलो मैं बताता हूं। दिमाग एक भौतिक चीज है, क्या है, वो जो आपका ना सर यहां पे दिख रहा है, इसके ऊपर खोपड़ी है, खोपड़ी के नीचे एक मांस का लोथा इतना बड़ा, और वो एक पानी में तैरता रहता है, क्या है, हाँ, वो जो पानी है वो क्या चीज है, वो एक स्पेशल लिक्विड है जो हमारे ब्रेन को हमेशा चाहिए होता है, और वो उसी में तैरता रहता है। इसीलिए जब भी हम लोग बोलते हैं कि अगर आप कहीं पे भी बैठो तो पहली चीज क्या डेवलप करो, अपनी कमर सीधी करके बैठो और सर को बैलेंस करते हुए चिन को ऊपर रखो। ये हमेशा बोला जाता है, लेकिन क्या होता है, हम आदतों के गुलाम है, हमने कभी ये चीज सुना ही नहीं कि हमारे ब्रेन का और सर का संबंध क्या है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी देर में ऐसे हो जाएंगे। तो इस दिमाग को हम कैसे देख सकते हैं, एमआरआई और एक्सरे से देख सकते हैं। इसके अंदर केमिकल्स बनते हैं और इलेक्ट्रिकल पल्सेस बनती हैं, जो किसी भी इंफॉर्मेशन को वो लेती है। वो कैसे लेती है, हमारी सारी सेंसरी सिस्टम कितनी है, 5 इंद्रियां कौन कौन सी हैं, 5 इंद्रियां मालूम है, पक्का ना, हाँ हाँ बोलो बोलो, नहीं, अच्छा मैं ही बोलूं, आप लोग, हाँ, वेरी गुड। ये पांचों चीजें हमारे दिमाग को इंफॉर्मेशन देती हैं, राइट। और ये इंफॉर्मेशन किस रूप में रहती है, ये इंफॉर्मेशन रहती है हमारे एक स्पेशल सिग्नल्स के थ्रू, जैसे लाइट हो गया, साउंड हो गया, फील हो गया। तो जब ये दिमाग प्रोसेस करता है तो क्या करता है, एक हमारा ना काल्पनिक चीज है जिसे हम केवल एहसास कर सकते हैं, वो है मन। क्या कहते हैं, हाँ, उसको क्या हम मेजर कर सकते हैं, उसके लिए कोई मशीन नहीं है। हम ब्रेन का पैटर्न नोट कर सकते हैं, लेकिन मन का पैटर्न वो बिहेवियर बनाता है हमारा। किसका क्या बनाता है, वेरी गुड। वो बिहेवियर कैसे आता है वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन मन एक ऐसी चीज है जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तभी आपका मन करता है गोलगप्पे खा लो, बदमाशी कर लो, शॉर्टकट मार लो। और कभी कभी मन और दिमाग दोनों में फाइट होता है, तो हम लोग मन को क्या बोलते हैं, मन का हम लोग हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं, किधर करते हैं, उसे धड़कनों के साथ जोड़ लेते हैं, क्योंकि वो एहसास है। और हम सोचते हैं कि हमारी धड़कन जैसी बदल रही है, क्योंकि जब हमारा मन करता है तो क्या होता है, सबसे पहले हमारी धड़कन बदलती है,
ऐसी आवाजें आती है। डर और घबराहट में आपकी दिल की धड़कन चेंज हो जाती है। इसी के साथ साथ आपकी सांसें भी चेंज हो जाती है। जब आप तनाव में रहोगे तो एक अलग सांस रहेगा, राइट। जब खेल रहोगे तो सांसों की क्रिया अलग रहेगी। तो क्या दिमाग कंट्रोल किया कि मन किया? मन। दिमाग क्या करता है? दिमाग सारे इंफॉर्मेशंस को एज इट इज लेता है। आप मुझे जैसा देख रहे हो ना, आपका दिमाग वैसा ही ले रहा है, केवल मन मैनिपुलेशन करता है। उस वक्त दिमाग लगा रहा होगा क्या फालतू काम चल रहा है, क्या धूप हो रहा है, 1 घंटे बाद क्या करना है। जैसे ही मैंने किसी को खूबसूरत बोला होगा, सारे बच्चों को खूबसूरत बोला तो किसी का मन बुरा है, सर झूठ बोल रहे हैं। अगर मैं खूबसूरत होता तो मैं एक्टिंग नहीं करता। अगर मैं खूबसूरत नहीं होता तो क्या मुझे लोग पसंद नहीं करते? नहीं, मैं खूबसूरत नहीं हूं। ये जो सूचना आपने खूबसूरती की जो पैमाने आपने सेट किए ना, खूबसूरती का जो पैमाना आपने बना रखा है ना, कि छोटा मोटा लंबा, एक समाज में कैटेगरी होती है कि हम इसे खूबसूरत समझते हैं, राइट। ये जो जानकारी हमने खास तरीके अपने दिमाग में भर रखी है ना, एक्सक्यूज मी, ये जो खास तरह की हमने खूबसूरती की परिभाषा बना रखी, किसकी वजह से की है? दिमाग की वजह से। इसमें मन का कोई काम नहीं है। मन लॉजिक कभी नहीं लगाता, वो भावनाओं में रहता है, सपनों में रहता है। और वो कभी कभी सच को भी, जो सच होता है उसको नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मन क्या है? कल्पना है। क्या है? हाँ, उसका कोई हकीकत, वो जो है ना, उसको छू नहीं सकते, उसको मेजर नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम महसूस कर सकते हैं। और उसके अंदर जो हम बार बार दोहराते हैं, मन के अंदर हम जो चीज बार बार दोहराते हैं, कितनी बार? हाँ, कई बार। तो वो क्या करता है? वो दिमाग जो इंफॉर्मेशन लाता है और जो मन, ये जब दोनों लोग मिलकर काम करते हैं तो इसके बीच में एक चेतना उत्पन्न होती है। क्या होती है? एक कॉन्शियस। और वो कॉन्शियस बनता है हमारा व्यवहार। और ये जो बार बार दोहराने वाली चीजें से कहते हैं हैबिट। क्या बोलते हैं? आदत। वेरी गुड। और ये आदतें हमने कहां से सीखी? बड़ों से नहीं सीखी। सॉरी यार, बड़ों ने हमें कभी कोई चीज सिखाया क्या? माँ बाप सिर्फ आपको नाम सिखाएंगे, फोन नंबर सिखाएंगे, या फिर जो उनको लगता है कि जो सही है। वो कब सिखाते थे? जब शिशु और बाल अवस्था में थे। लेकिन क्या आपने सिर्फ माँ बाप से चीजें सीखी है? पड़ोसी से सीखी है, रास्ते पे चलने वाली चीजों को देखी है, यहाँ पे लिखी हुई चीजों को आपने रिपीट किया, बार बार दोहराया है। आज की डेट में डिजिटल मार्केट, डिजिटल जो है, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया, राइट, डिजिटली आप लोग बहुत की चीजें सीखते हो। इसके अलावा सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर हमारे पीयर्स होते हैं। पीयर्स मतलब आपके सहयोगी, जो आपके साथ बैठे हुए ना, आपके दोस्त। ये लोग जो सपाटी होते हैं, या फिर जो क्लासरूम में शेयर करते हैं, या सड़कों पे जो दोस्त हमारा चलता है, हर एक का दोस्त अलग होता है ना। सड़क पे चलने के लिए अलग दोस्त, क्लास में बैठने के लिए अलग दोस्त, अगर किसी की शादी में जाना तो एक अलग दोस्त, क्रिकेट खेलना है तो एक अलग दोस्त होता है ना। तो हम इन सब चीजों से सीखते हैं, और ये सीखने के बाद जब हम उसको बार बार दोहराते हैं तो हम क्या बनते हैं? ये हमारे अचेतन मन में जाता है, और ये हमारी आदतें बन जाती हैं, और हमें पता नहीं चलता है। और उसके बाद जब भी हम कोई एक्टिंग या कुछ भी व्यवहार करते हैं, उसमें से 96% व्यवहार के बारे में हमें पता नहीं होता है कि हमने वो कब कहां से सीखी, क्या ये मेरी रियल पर्सनालिटी है क्या। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। अगर आप में से किसी बच्चे को बोला जाए कि आप जो है ना इंजीनियरिंग करना है या मेडिकल करना है, तो उसके दिमाग में सबसे पहला सवाल क्या आएगा? उसके अंदर सबसे पहला सवाल ये आएगा कि मैं पढ़ नहीं पाता, मैं रीडिंग नहीं कर सकता, मेरे पास संसाधन नहीं है। वो यहीं पे आके सबसे पहले वो नेगेटिव थॉट्स करता है। क्या करता है? वो अपनी कमियों को सबसे पहले सामने रख देगा। किसको रख देगा? हाँ, वो बोलेगा मैं उच्चारण नहीं कर सकता, मैं मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं उस बच्चे से ज्यादा होशियार नहीं हूँ। फिर उसके बाद दूसरी चीज आएगा, मेरा परिवार ऐसा नहीं है कि जो इतने पैसे देके। सर आप बैठ जाइएगा, बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि धूप बहुत हो रही है ना, लेकिन मेरे लिए तो बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि ऐसी धूप के लिए हम लोग तरसे हुए हैं, और ऊपर से इतनी अच्छी ग्रीनरी देखने को नहीं मिली है। ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने गलीचा बिछा दिया हो। मतलब शहरों में होता है ना, लोग गार्डनिंग करते हैं ग्रीन ग्रीन, और यहाँ तो रेडीमेड ग्रीन है। और इतना ओपन एयर कहीं मिला है क्या? कितने लोग इलाहाबाद, लखनऊ या फिर बड़े शहर में गए और कॉलोनी में रहे, जाते हो ना, वहां पे कैसा मधुर संगीत चलता है, ढूंढा ढूंढा। 1 मिनट ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा पीसफुल जगह मिले।
और कुछ नहीं तो दो लोगों का झगड़ने का आवाज आ रहा होगा, पड़ोसी झगड़ रहे होंगे या घर में परिवार झगड़ रहा होगा, होता है ना, या फिर मशीनों की आवाज आती है, लेकिन इतना पीसफुल रहता है क्या? इसलिए हम इसको एंजॉय कर रहे हैं। आप लोगों के लिए तो आदत होगी, इसलिए आपको इसकी खूबसूरती नजर नहीं आ रही है। ये क्या हो गई है कि आपको पता चल रहा है अभी? खूबसूरती देखना या पॉजिटिव थिंकिंग रखना या पॉजिटिव चीजें सुनना, राइट, और अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए सारी शिद्दत से काम करना, ये सब एक गुण है। क्या है? मैं बता रहा था कि हमारा दिमाग हमेशा शॉर्टकट मारता है। वो क्या करता है? हमेशा छोटा सोचता है। बता रहा था नहीं, इसी बता रहा कि आप सबसे पहले क्या सोचोगे? मैं अपने आप की कमी देखोगे कि मैं कर नहीं सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। आपके पास टाइम की अपनी परिभाषा है ना, कि सुबह कोचिंग जाना है, दोपहर में जाना है, मैं पढ़ाई कब करूं? पढ़ाई ना करने के आपके पास में 101 बहाने हैं, और वो आपके नहीं है, वो आपकी दिमाग के बनाए हुए बहाने हैं। वो आपकी प्राथमिकता इसीलिए नहीं है, क्योंकि जब पढ़ने के लिए बोलते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले तो भूख लगती है, या फिर कोई बहाना याद आता है कि दोस्त के यहां जाना था, कोई काम था, या फिर वो किताब और पेंसिल गुम हो जाएगी जो मुझे पढ़ना है। वो कभी भी उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेगा जो टेबल पे पढ़ा है, वो हमेशा उसको खोजेगा जो टेबल पे या बैग में, और उसको खोजने में पूरा टाइम बर्बाद हो जाएगा। और जब ये सब हो जाएगा तो आपको रात की सारी दिक्कतें आएंगी। रात हो गई, रोशनी नहीं है, क्या होगा? इसे कहते हैं ब्लेम। क्या बोलते हैं? हम हर वक्त, हमारा दिमाग किसी एक ऐसे व्यक्ति को खोजता है जिसके ऊपर हम ठिकरा फोड़ सके, कुछ ना करने का ठिकरा। या तो हम समय को गाली देंगे, या फिर हम अपने परिवार को ले आएंगे कि हमारा परिवार गरीब है, मेरे पास जगह नहीं है, बिस्तर नहीं है, लाइट नहीं है, मेरे पास किताबें नहीं है, या फिर मेरे ऐसे दोस्त नहीं है जो मेरी मदद कर पाए। ये सारी चीजें हमारा दिमाग क्रिएट करता है। और ये किससे आता है? हमने यही चीज देखा है अपने आसपास। हमने सबको देखा कि वो दूसरों के सिर पे ठेकरा फोड़ते हैं, तो हमारा काम भी क्या? दूसरों के सिर पे सीधे, मतलब कोई गलती हुई तो सीधे किसी एक को पकड़ना है हमें, जिसे हमने शिकायत करनी है कि मेरे माँ बाप ने मुझे पैसा नहीं दिया, मेरे माँ बाप ने मुझे सुविधा नहीं दी, मैं गांव में पैदा हुआ, मैं आजमगढ़ में पैदा हुआ, मेरे पास स्कूल नहीं थे, मेरे पास कहानियां नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था। आपने सुनी है कहानियां? मैं इतना संघर्ष के साथ पढ़ा। संघर्ष तो क्या जिंदगी का हिस्सा है कि नहीं? एक छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक सबके यहाँ पे संघर्ष है, और आप संघर्ष को कभी रोक नहीं सकते। संघर्ष क्या है? मुझे किसी भी पाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है वो मेरा संघर्ष होता है। चाहे दूध पीना हो, खाना खाना हो, लिखना हो, पढ़ना हो, उसके लिए हमें मेहनत, और उस मेहनत को पाने के लिए हमें कुछ हर्डल्स पार करने के लिए, इस शब्द को बोलते हैं संघर्ष। चुनौतियां जो हर्डल्स है, जैसे यहां तक आने के लिए आपको एक बड़ी सी सड़क तय करनी पड़ी होगी, और जब आए होंगे तो क्या आप सड़क खाली मिली थी कि बच्चे जा रहे हैं जाने दो? कोई मोटरसाइकिल वाला, कोई कार वाला, घर वालों ने जाते जाते 2-4 काम बता दिया होगा, है ना? और क्या होगा? घर से निकलते वक्त आपके पास में और भी समस्याएं होंगी। ऐसा नहीं है कि आप सीधे यहां आ गए होंगे, आपके पास समय नहीं रहा होगा, फिर भी भाग भाग के आपने यहां पे पहुंचे होंगे। तो चुनौतियां, संघर्ष, ये सब जिंदगी में रहेंगे। आप ये सोचो कि मैं कुछ बन जाऊंगा तो ये करूंगा, तो ये समझ लेना कि आप कभी भी ऐसा नहीं सोच पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका जो सबसे बड़ा परेशानी है वो आपके भीतर है। कौन है? आप शहर चेंज कर सकते हो, जगह चेंज कर सकते हो, अपना घर चेंज कर सकते हो, लेकिन अंदर जो आपके चल रहा है वो कैसे चेंज करोगे? अंदर क्या चल रहा है? दिमाग, मन और चेतना। इन तीनों से उत्पन्न जो हमारे शरीर में हार्मोनल चेंज हो रहे हैं। हार्मोनल समझते हो? हाँ जी, पढ़े हो? हार्मोन्स पढ़े हो? क्या है ये? कुछ आइडिया? शाबाश। क्या नाम है आपका बेटा? प्रीति के लिए तो जोरदार ताली बजाओ। अवस्था में होते हैं, और जैसे मतलब वो करते तो रिलीज हार्मोन होता है, हमें शक्ति देते हैं उस चीज को करने के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। मेरे ख्याल से आप लोग मेरा वीडियो देखोगे तो पहली बार किसी ने बहुत सही बताया है। हार्मोन जो है, प्लीज बैठ गया ना, ध्यान नहीं दिया, बैठना भूलिए, बोलना भूलिए। हार्मोन हमारे शरीर में बनने वाला एक केमिकल है। क्या है? अगर इस वक्त आपके पैर हिल रहे हैं, आप लोग सपनों की दुनिया में हो, बहुत खुश हो, बहुत दुखी हो, पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, दिल घबरा रहा है,
तो इस सब के पीछे सिर्फ एक आदमी कारण है, आदमी नहीं है, वो केमिकल है, वो उसे क्या बोलते हैं, और वो निकलता कैसे है, वो हमारा दिमाग क्या करता है, वो दिमाग जो है ग्रंथियों के थ्रू निकलवाता है। ग्रंथियां क्या है, ग्लैंड्स, और ये हमारे ब्लड में सिक्रीट हो जाती है, मतलब ब्लड में चली जाती है, और जो सेल्स जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे दिल का धड़कना, सांसों का बदलना, पैरों में घबराहट, उतावलापन, बॉडी का तापमान, पसीना निकलना, ये उनके लिए वो सेल्स पकड़ लेते हैं और फिर वो वैसा आपके ऊपर रिएक्शन करते हैं। ये आपका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है। जब आपको बहुत ज्यादा खुशी होंगे तो बहुत बार खुशी में आपके आंसू निकल जाते हैं, है ना, और जब बहुत दुखी रहते हैं तो भी आंसू निकल जाते हैं, है ना। तो ये जो आंसू निकलने की क्रिया है, कोई तो होगा जो उनको बोलता होगा आंसू निकालो, तो वो है आपके केमिकल। तो अब आपको समझ में आया कि अगर आपको कोई बदमाशी कर रहे हो, कोई घबराहट और डर लग रहा है, तो उसके पीछे कौन है, और ये कंट्रोल कौन कर रहा है, ब्रेन। ब्रेन और मन का जब कोऑर्डिनेशन होता है तो वो करता है। और इसके पीछे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो ऐसी चीज जो हमें पता नहीं चलती, वो है अचेतन मन। चेतन दो तरीके, चेतना और अचेतना। जिस चीज को हम इतनी बार रिपीट करें, कोई भी अभ्यास इतनी बार रिपीट करें कि वो हमारे परमानेंट मेमोरी में चला जाए और उसके बाद हमें उसके लिए सोचना नहीं पड़े और वो ऑटोमेटिकली होने लगे। जैसे पल के झपकना, पल के झपकते वक्त आप दिन में कितनी पल के झपकते हो, कोई गिनता है? जब आप सीढ़ी चढ़ते हो तो सीढ़ियां गिनते हो, बस चढ़ जाते हो, लेकिन पैरों को पता कि रखना है और उतरना है। क्या उसके लिए आपको कॉन्शियस होना पड़ता है? नहीं। आप साइकिल चलाते हो, जब पहली बार साइकिल चलाए होंगे तो कितना ध्यान लगाया होगा साइकिल चलाते वक्त, ब्रेक मारने में, पेडल मारने में। लेकिन क्या आज आप साइकिल चलाने से पहले साइकिल को देखते हो? साइकिल उठाते हो और कूद के बैठ जाते हो। नहीं तो पहले हाइट देखनी पड़ती थी, कहां बैठ सकते हो, ऐसे यहाँ पे। एक को बोलते हो कि भैया थोड़ा पकड़ना, आज क्या सोचना पड़ता है क्या? आज उसके लिए हमारे दिमाग को अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो हमारे परमानेंट व्यवहार में चला गया। लेकिन अगर मैं सिर्फ वापस आता हूं पढ़ाई के लिए या अपने मकसद के लिए, तो बड़ा सोचना पड़ता है। दिमाग उसमें लगाता है लॉजिक, क्या करता है, और जितने बहाने मैंने बताए वो बताया। इन सब से अगर छुटकारा पाना है तो क्या करना पड़ेगा? आपने अचेतन मन को आप बताना चाहते हो कि मैं कौन हूं, मेरे व्यक्तित्व क्या है, क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है, किन धारणाओं को मैंने अपने दिमाग में बसा रखा है। उनको छोड़ने का एक ही तरीका है कि ऐसे कथनों का उच्चारण करो स्वयं से। किसे? ऐसे कथनों का स्वयं से उच्चारण करो जो आपके अचेतन मन को इतनी बार बताए और इतनी मजबूती के साथ बताए कि वो बोले ये सही है। क्योंकि दिमाग एक वक्त में दो काम नहीं करता। क्या नहीं करता? क्योंकि अगर मन और चेतना तक पहुंचना है तो पहले दिमाग को हमें बताना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड। दिमाग को बताना पड़ेगा कि ये जो समय है 24 घंटे, 24 घंटे है ना, किसी को ज्यादा मिले क्या? चाहे बिल गेट्स हो, चाहे टाटा अंबानी हो हमारे, चाहे हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी रहे हो, चाहे मैडम क्यूरी हो, किसी भी कार्यांतर में रहे हो, उनके पास कितना समय था? उस 24 घंटे को मैं कैसे इस्तेमाल करता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत है, निजी है। और जो इसका सही इस्तेमाल करता है वही भीड़ से अलग होता है, क्योंकि ये 24 घंटे ही डिसाइड कराता है कि आप क्या बनने वाले हो, आपने किस चीज पे फोकस किया, किस चीज को आपने बार बार दोहराया, यही चीज आपको अलग करती है। तो यहां पे आता है टाइम मैनेजमेंट। क्या आता है? टाइम मैनेजमेंट मतलब टाइम को कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो इसका थंब रूल क्या बोलता है? थंब रूल होता है ना, हम सब साइंस वाले हैं ना, हर चीज का एक थंब रूल होता है। तो इसका थंब रूल बोलता है कि ऐसा कोई भी काम जो मेरे अलावा, मेरे से बेटर कोई नहीं कर सकता, और जो इतना इंपॉर्टेंट हो, जो मेरी इमीडिएट परिस्थिति को बदलने में हेल्प करे, वो मेरे क्रम में सबसे ऊपर, यानी मेरी प्राथमिकता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वेरी गुड। तो मेरे अलावा जो मेरी यथास्थिति को बदल सकता है वो क्या है इस वक्त? सबसे पहले कोई आइडिया बोलो। आप यहां पे पढ़ने आए हो ना, तो आपका प्राथमिकता क्या है? वेरी गुड। हमारी पहली प्राथमिकता है केवल और केवल एजुकेशन। उससे जुड़ी
मेरे पास जो भी मेरा शौक है, अगर मेरा शौक गाने का है तो मैं उस गाने के बारे में पूरी चीजें पढूं कि सुर क्या होते हैं, वॉइस नोट्स क्या होते हैं। मतलब एक एग्जांपल है, मैं उसमें बेहतरीन कैसे कर सकता हूं, वो सब चीजें किताबें में लिखी हैं। और अभ्यास किसको करना पड़ेगा? मैं खुद करूंगा, क्योंकि दिमाग एक वक्त में दो काम नहीं करता है। तो अगर मैं दिमाग को सिर्फ अपने मकसद की तरफ फोकस करना सिखा दूं तो वो वही चीज देखेगा, वही चीज सुनेगा, वही चीज सुनेगा, वही चीज बोलेगा और वही चीज, और इसकी वजह से हमारे आसपास का पूरा परिवेश चेंज हो जाएगा। तो दिमाग को यहां तक लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नहीं, संघर्ष नहीं करना है, अभ्यास। ये किसने बोला? वेरी गुड, अभ्यास। और ये अभ्यास कैसे आता है? इसका फॉर्मूला है 21 दिन। क्या? अगर हम कोई भी काम बार बार 21 दिन तक लगातार करें तो वो हमारी बन जाती है आदत। और उसके बाद क्या आप उस 21 दिन बाद बंद कर दोगे? नहीं, वो फिर भी करोगे, लेकिन अब आपका दिमाग स्पेशल अटेंशन नहीं देगा उसको, वो ऑटोमेटिकली होने लगेगा। आप कर रहे हो, रोज कर रहे हो, लेकिन वो आपको ऑटोमेटिकली होने लगेगा। आपकी पूरी दुनिया ऐसे बदल जाएगी। ये अभ्यास कितने दिन का है? तो कमर सीधी कर लो। 21 दिन तक कमर सीधी करके बैठना है, चिन्ह ऊपर करके बैठना है, चाहे कितना भी दर्द करे। अगर 21 दिन तक आप दर्द करेंगे तो खत्म हो जाएगा। दूसरा चीज होता है अपने आप से हमेशा मजबूत कथन बोलना। और जब भी हम कुछ बोलते हैं तो उसको फील करें, और वो चीज क्या है? पॉजिटिव। क्या है? कभी भी हम नेगेटिव चीज को फोकस ना करें, क्योंकि दिमाग की यहाँ पे एक और आदत है, वो चीजों को याद नहीं रखता है। क्या नहीं रखता? पहला चीज वो शॉर्टकट नहीं मारता, दूसरा चीज वो याद। तो जिस चीज का आप इस्तेमाल नहीं करोगे वो ऑटोमेटिकली दिमाग क्या करेगा? तो हमारा फोकस नई आदतों पे, क्योंकि बुरी आदतों के ऊपर हमें सोचना भी नहीं है और करना भी नहीं है। हम सिर्फ एक नई आदत बना रहे हैं। वो क्या है? अच्छी आदत। और वो अच्छी आदत क्या है मेरी? सुबह 4 बजे उठ जाना। हाँ बेटा, हाँ, पढ़ाई करने के लिए हमें कोशिश करो कि सुबह 4 बजे आप अर्ली मॉर्निंग उठ जाओ। क्योंकि दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कामयाब लोगों का, दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हुए हैं है बेटा, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त मालूम है क्या है? मैं एवरेज 4 लेता हूं। आपका 3 से 5 भी उठते हो तो अच्छी बात है, लेकिन वो साइकेडियम रिदम के हिसाब से जो हमारी नींद की अवस्था है, 3 से 4 के बीच में बहुत नींद आती है। इसीलिए वहां पे कोई भी सेफ्टी वाला काम नहीं किया जाता, जैसे सर्जरी हो गया, फ्लाइंग हो गया, या इंजीनियरिंग वर्क जो किसी की जान को खतरा कर सके। तो आप कोशिश करिए कि 4 बजे उठकर डेली 4 बजे उठ जाओ। अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपनी जिंदगी के 2 घंटे बदल लोगे। रोज के 2 घंटे आपके एक्स्ट्रा लाइफ के जुड़ जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर बच्चे यहाँ पे 6 बजे उठते होंगे, राइट? तो कितने बच्चे 4 बजे उठते हैं? सच्ची बोलना। लड़कियां उठती है और लड़कों में एक है। तो भाई इस लड़के के लिए तो ताली बजा दो, वुमेन्स डे पे। अच्छा ये बताओ, खुद से उठते हो कि उठाते हैं सब लोग पानी डाल के? वेरी गुड, वेरी गुड। पांच बजे उठ जाते हो? देखो ये जब चीजें है ना, ये एक आदतों का श्रृंखला है। चाहे आप ड्यूटी जाओ या ना जाओ, चाहे स्कूल जाओ ना जाओ, ठीक, लेकिन अगर आप 4 बजे बिस्तर छोड़ देते हो तो आप अपनी जिंदगी में 2 घंटे और जोड़ लेते हो। क्योंकि एक स्टडी के हिसाब से 25 से 30% हम अपनी जिंदगी का केवल सोने में बिताते हैं। मतलब अगर आप 100 साल जीने वाले हो तो 25 साल, तो 25 साल सोने में चले गए तो क्या आपने क्या पाया? सोना तो है ही एक दिन। जिंदगी तो मजा जब ही है जब हम जी कर, आंखों से देखकर महसूस कर सके। जिंदगी जीवित है ना, जीना ही तो जिंदगी है। गलत हो कि सही? वेरी गुड। तो दूसरी चीज क्या है कि हमारा दिमाग चीजों को याद नहीं रखता। अगर आप किसी चीज को भूल जाते हो, इसका मतलब आपने पूरे मन से उसको या पूरे ध्यान से उसको देखा नहीं है या समझा नहीं है। अगर आपने ध्यान से देखा, सुना और समझा है तो आपके परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। प्लस उसको आपने बार बार दोहराया है। कितना बार बार? और कैसे दोहराया? केवल करके नहीं, सोचना भी एक काम है। क्या है? क्योंकि
सोचना क्यों जरूरी है? अगर हम कहीं जा रहे होते तो पहले कल्पना करते हैं। अगर आप मानसिक रूप से कल्पना करते हैं तभी वो आपका व्यवहार चेंज करता है। अगर कहीं जाते हो तो आप रात भर पहले सोचते हो 2-3 दिन तक, और आपको बिस्तर पे नींद नहीं आती, आप उठ के बैठ जाते हो ना? क्यों? क्योंकि आप अपना विजुअलाइज करते हो, कल्पना करते हो, और उसके बाद उसको प्रैक्टिस करते हो व्यवहार में। तो कल्पना के साथ में प्रैक्टिस करना भी इंपॉर्टेंट है। तो जिस चीज को आप बार बार दोहराते हो, चाहे दिमाग में दोहराओ, सपने में दोहराओ, या फिर आप हकीकत में, राइट? तो हम केवल पॉजिटिव चीज अगर सोचते हैं, पॉजिटिव चीजें देखते हैं, पॉजिटिव चीजें सुनते हैं, तो बुरी चीज अपने आप छूट जाएगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, दिमाग कभी भी लॉजिक नहीं लगाएगा, वो एकदम खेत की तरह है। जो चीज आप बोओगे वो चीज आप काटोगे। ऐसा सुना है ना आपने? आपका दिमाग कभी भी अच्छे और बुरे का फर्क नहीं करेगा। अगर आपने अपने आप को बोला कि मैं छोटा हूं, मेरा दिमाग छोटा है, मैं पढ़ नहीं सकता, मैं याद नहीं रख सकता, मुझे याद नहीं होता, तो दिमाग उसको अपने व्यवहार में ले आएगा और वो वैसा ही करेगा। यही कारण है कि जो डिफिकल्ट चीज होता है उसको दिमाग ज्यादा जोर। तो दिमाग की 3 खासियतें मिल गई। तो अब ये दिमाग को हम कैसे बोले कि भैया मैं राकेश कुमार पांडे हूं और मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं। अजीब सा लगेगा अगर मैं बोलूं आज की डेट में, अगर आप अपनी उम्र में हो, राइट, आप में से कोई डॉक्टर बनना चाहेगा, कोई अच्छा इंसान बनना चाहेगा। आपने आखिरी बार अपना नाम बड़े इज्जत के साथ कब लिया है? हाँ जी, आखिरी बार कब आपने अपना इज्जत का नाम लिया? अगर कॉपी और दीवार पे ना लिखा हो तो कब बोला आपने राकेश कुमार पांडे आज आप बहुत खूबसूरत दिख रहे हो, आज जो पढ़ोगे वो याद रहेगा, आज का दिन आपका सबसे बेहतरीन दिन होने वाला है। 1 मिनट, बहुत बढ़िया चीज बोला आपने। क्या बोला बेटा आपने? मतलब अगर मकसद पे नहीं पहुंचे तो आप अपनी इज्जत नहीं करोगे? वेरी गुड, ये गलत है। अगर मैं जिंदा हूं तो मेरा मकसद पूरा हो गया और मेरे हाथ पैर सलामत है और ऊपर से मुझे सारी कायनात अपॉर्चुनिटी दे रही है, तब भी मुझे शुक्रिया करना है। क्योंकि अच्छे में तो हर कोई तारीफें करेगा, लेकिन बुरे वक्त में मेरे साथ, इस शरीर के साथ कौन है? इस शरीर के साथ कौन बातें करता है? मैं खुद, मेरा दिमाग बात करता है। तो अगर मैंने ये आदत बनाई कि राकेश कुमार पांडे जी आप बहुत अच्छे हो, आप जब अपने आप को फील करते हो कि मैं अपना नाम गर्व के साथ लेता हूं, तो आपका दिमाग उसको मान लेगा, और जब ये मान लेगा तो क्या होगा? सामने वाला आपको अपना ऑटोमेटिकली इज्जत देगा। अगर आप चाहते हो कि दुनिया आपके नाम को, आपकी पहचान को पहचाने, तो सबसे पहले आपको खुद को पहचानना पड़ेगा। अगर आपने अपना नाम लिया, बैक मर्दा, हम काला हैं, हम छोट हैं, हम पतील हैं, तो ये हीनता की भावना जैसे आपके दिमाग में आएगा, ये आपकी बॉडी से वाइब्रेट होकर दूसरों तक जाएगा, और जब दूसरों तक जाएगा तो क्या होगा? जब आप स्वयं की इज्जत नहीं करें तो सामने वाला करेगा क्या? जब आप अपनी ही कमिटमेंट 4 बजे उठने की नहीं करोगे तो क्या सामने वाला झूठ बोलेगा, सच बोलेगा? उसकी कोई गारंटी है क्या? तो अपने आप से झूठ बोलना यानी सेल्फ केयर, यानी अपने आप से सच नहीं बोलना, एक तरीके से मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूं। तो आज के बाद सिर्फ मैं एक काम करूंगा, जो कुछ भी आपका नाम है उसको बड़े इज्जत के साथ मैं अपने आप से दोहराऊंगा और रोज दोहराऊंगा, और उसको फील करूंगा कि मैं वो कर रहा हूं। कर सकते हो? पक्का? एक एक्सरसाइज करें, या कमर सीधी करो, सभी लोग कमर सीधी करें। दिल बताने कहां पे है? दिल है ना? पक्का? जब अपना हाथ देखो, ये वाला हाथ उठाओ, राइट वाला, राइट वाला, उसको अपने दिल के पास लेकर ऐसे ऐसे रखो, कमर सीधी रखो, और अपनी आंख को बंद करो जरा, और अपने चेहरे को विजुअलाइज करो, अपने चेहरे को देखो, आंखें बंद करके अपने चेहरे को देखने की कोशिश करो, और अपना नाम लो, राकेश कुमार पांडे। आप अपना नाम लीजिए, मैं तो अपना नाम ले रहा हूं। एक बार जरा देखो, ये एक्सरसाइज बड़ा मजेदार है। अपनी आंख बंद करके, टीचर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी का भी कोई ना कोई तो मकसद होगा ना, अभी तक संघर्ष चल रहा है। तो एक बार अपना हाथ को अपने दिल के पास रखो और आंखें बंद करके अपने चेहरे को देखने की कोशिश करो। कितनों को अपनी आंखों के सामने सिर्फ कालापन दिख रहा है, रोशनी दिख रही है, लेकिन अपना चेहरा दिख रहा है क्या? किसी को दिखा क्या? नहीं दिखा ना? क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपका चेहरे का एक्चुअल शेप क्या है, जब तक शीशे में ना देखो।
आपने अभी तक गौर ही नहीं किया इस शरीर को कि ये चेहरा कैसा दिखता है। तो जब आपने अपने चेहरे को ही नहीं देखा तो कैसे मालूम कि आपका चेहरा कैसा है? आज के बाद ये खूबसूरत चेहरा जो ऊपर वाले ने बनाया है, इसको आप कहां देख सकते हो? वेरी गुड। शीशे में रोज आपकी मुलाकात होती है, लेकिन बाल बना के चेहरे पे पिंपल्स देखने के अलावा कुछ नहीं दिखता। ऐसा है ना? दाढ़ी मूछ कईयों को दिख जाएगी, थोड़ी खराब सी लग रही है, इसको ट्रिम करवा लिया है ना? तो अगली बार जब आप चेहरे को देखो तो ध्यान से देखो आपकी आंखें क्या बोलती है, नाक क्या बोलता है, कान क्या बोलता है और चेहरे का शेप कैसा है। और इसके ऊपर एक चीज लगाओ। अगर आपके पास कोई मकसद है डॉक्टर बनने का, तो डॉक्टर कैसे दिखती है? आपके दिमाग में एक डॉक्टर की पिक्चर होगी। एक ऐसा डॉक्टर जो, अगर कोई कितने लोग यहाँ पे डॉक्टर बनना चाहते हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे बहुत अच्छे हैं। और इंजीनियर कितने बनना चाहते हैं? अरे कोई इंजीनियर नहीं बनना चाहता। अरे है, 2 लोग हैं। शुक्र है कि इन डॉक्टरों को सपोर्ट करने के लिए कोई तो इंजीनियर है, वरना ये डॉक्टर्स कैसे ऑपरेशन करेंगे? कोई तो इंजीनियर चाहिए। अच्छा ठीक है, डॉक्टर इंजीनियर बन गए, इनको पढ़ाने के लिए कोई टीचर बनेगा? कौन टीचर बन रहे हैं? एक टीचर, 2 टीचर, क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर तो ऐसे बनेंगे नहीं, कोई तो पढ़ाएगा इनको। अच्छा, ये पढ़ने के लिए, इन पढ़ाने के लिए कोई यहाँ पे डिजाइनर बनेगा? कोई डिजाइनर नहीं बनेगा। और जब, अच्छा एक डिजाइनर है, वेरी गुड। अब इन सबका सोशल मार्केटिंग कौन करेगा भाई? इंटरनेट के संबंधित काम कौन करने वाला है यहाँ पे? क्योंकि आजकल के आधुनिक युग में तो इंटरनेट चाहिए ना, कंप्यूटर चाहिए। वो कितने लोग बनने वाले हैं कंप्यूटर इंजीनियर? कंप्यूटर से आईटी में कौन जाना चाहता है? कोई नहीं। अच्छा, इन सब की सुरक्षा करने के लिए सुरक्षा एजेंसी में कौन जाना चाहता है? डिफेंस में। वेरी गुड। तो आप, और ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका अभी तक मकसद डिसाइड नहीं हुआ है, वो रोज कुछ बनते होंगे इन सबको न्याय दिला। कभी वो वकील बनते होंगे, कभी पुलिस वाले की वर्दी देखते होंगे, वो फिल्म देख लिया। तो अगर उसने अभी तक वो डिसाइड नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है। और इन सबको सुविधाएं देने के लिए कोई एक वैज्ञानिक भी बनेगा, राइट? कोई नई खोज करने वाला भी चाहिए ना? नहीं चाहिए? अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनिए। आप लोगों का मकसद नहीं मिला ना, तो जिसका मकसद नहीं मिला वो अपने नाम के पीछे जी लगा ले। एक अच्छा इंसान किसी भी व्यवसाय में फिट हो सकता है, राइट? एक अच्छा इंसान तो बन सकते हो ना? कितने लोगों को अच्छे इंसान की तलाश है? सभी को है? पक्का? मैं सबकी तलाश खत्म कर दूं? मैं बड़ा अच्छा इंसान हूं। अगर मैं खुद एक अच्छा इंसान बन जाऊं तो सबकी तलाश खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपके साथ जो भी बैठा है वो अच्छा इंसान है। क्योंकि हर किसी को एक अच्छे बच्चे की जरूरत है। माँ बाप को अच्छा बच्चा चाहिए, एक अच्छे टीचर को एक अच्छे स्टूडेंट चाहिए, और एक अच्छे स्टूडेंट को क्या चाहिए? एक अच्छे, और एक अच्छे दोस्त को एक अच्छे भाई को, एक अच्छे इंसान को एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा वकील, एक अच्छा पुलिस वाला। अगर मैं अच्छा बन जाऊं तो ये सभी लोग अच्छे बन जाएंगे। और जब ये सब अच्छे बनेंगे तो एक अच्छे लोकतंत्र का निर्माण होगा, क्योंकि आप लोग वोट भी अच्छे लोगों को दे रहे हो। तो रोड की समस्या खत्म हो जाएगी, बिजली पानी की। तो यहाँ पे अच्छा किसको बनना है? वेरी गुड। खुद को, मैं खुद। कौन? यहाँ पे बदलाव केवल मुझे करनी है, और वो भी अपने दिमाग का। तो ये कैसे होगा? ये आएगा जब मैं जो बनना चाहता हूं उसको बड़ी शिद्दत से बोलता हूं, मतलब पूरी एहसास के साथ मैं वो बनता हुआ देखता हूं। इस चीज को बोलते हैं अफर्मेशन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आज सुबह जब आप लोग उठे होंगे, आज सुबह उठे होंगे ना, तो क्या किया होगा? सबसे पहले उठ के पढ़े के होंगे, लेकिन अभी तक तो भूल गए होंगे ना? भूल गए होंगे ना? नहीं, आप लोग पढ़ते हो लेकिन शाम तक भूल जाते हो। क्यों? और कई लोग बच्चे बिस्तर से उठे होंगे और उनका समझ नहीं होगा कि हम उठे क्यों हैं, और वो फिर से बिस्तर पे घुसने की कोशिश किया होंगे, तो किसी ने बोला अरे कोचिंग जाना है ना? और दोपहर तक आते आते बेचारे थक जाएंगे और जाके बिस्तर पे खटिया पकड़ लेंगे। ऐसा है ना? क्यों होता है? क्योंकि आपके ब्रेन को ये नहीं पता कि मुझे दिन भर का इस्तेमाल कैसे। तो मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? हाँ, लेकिन जब मैं ये चीज आपको रिपीट करूंगा, मैं अपने फोन में उसको रिकॉर्ड किया हूं, ये मेरी अपनी ओरिजिनल वॉइस है। क्या है?
हाँ, ये मेरी अपनी खुद की आवाज है, इसमें कोई म्यूजिक नहीं है। हकीकत में हमारी जिंदगी ऐसी ही होती है, जब हम खुद से बातें करते हैं तो ऐसी ही बात करते हैं, उसमें कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं बज रहा होता। म्यूजिक बजता है क्या, जैसे फिल्मों में होता है? तो ये बिल्कुल नहीं होता। इसे कहते हैं अफर्मेशन, मॉर्निंग अफर्मेशन। क्या बोलते हैं? अफर्मेशन का मतलब होता है वो कथन, वो वाक्य जो पूरी मजबूती से मैं बार बार अपने आप से दोहराता हूं। क्या करता हूं? हाँ, दौड़ाता नहीं हूं, दोहराता हूं। क्या मैंने दौड़ाना बोला है? मैंने दोहराना बोला है ना, लेकिन इसको दोहराना और दौड़ना भी कहेंगे, क्योंकि दोहराओ और दौड़ाओ, लेकिन उसको करते वक्त आप उसको महसूस करो। क्या करो? तो एक बार अपनी ना आंखें बंद करो और जरा इसको सुनो, और इसको सुनने के बाद क्या करना मालूम है? हाँ, इसको दोहराने के अपने मन में इसको दोहराओ, और घर जाने के बाद अगर आपको इसमें से कुछ लाइन पसंद आती है तो आप वहां से एज इट इज पेपर पे लिखो। क्या करो? या फिर आप क्या करो, उसको लिख कर अपने आप से डेली सुबह उसको दोहराओ बार बार, और जब दोहराओ तो आप उसको महसूस करो बनता हुआ, करता हुआ, कि आप वैसा कर रहे हो। क्योंकि मैंने क्या बोला, दिमाग एक वक्त में, अगर आप इस बात को बार बार अपने दिमाग में दोहराओगे तो क्या होगा कि आपका मन उसको एक्सेप्ट कर लेगा, और आने वाले 21 दिन के बाद आपकी पूरी कायनात बदल चुकी होगी। आने वाले 21 दिन में आपका बातचीत करने का नजरिया बदल जाएगा। दुनिया की किसी कानून में ऐसा नहीं लिखा है कि आप खुद की इज्जत से नाम ना ले सको, आप एक अच्छे कपड़े ना पहन सको, आप एक दूसरे को आप या इज्जत से बात ना कर सको। ये हम है जो गलत चीजों में इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हमें लगता है कि इन्हीं की वजह से इज्जत मिलती है, इसीलिए जो यथार्थ हमारी पर्सनालिटी है, गलत पर्सनालिटी, वो हमने अडॉप्ट कर ली है। क्योंकि कोई भी शब्द विचार और भावना के साथ नहीं आता है, वो हम सीखते हैं। क्या करते हैं? विचार और भावना हमारे एक पर्टिकुलर वर्ड के साथ, जैसे मोबाइल है, मोबाइल एक इंडिविजुअल वर्ड है, लेकिन ये मोबाइल किसको खुशियों के साथ आता है वो महसूस वो खुद अपने शब्दों के साथ जोड़ता है। और कोई लोग अपना ये फोन स्विच ऑफ करके इरिटेट करके फेंक देते हैं, क्योंकि उसने ऐसी भावना बना रखी है कि वो उसको परेशान करता है। तो ये व्यक्ति कहते हैं, कोई भी शब्द, अगर मैं खुशी बोलूं तो खुशी का जो एहसास है वो हमने महसूस किया है। खुशी बोलती हमारे अंदर एक अजीब सी केमिकल निकलने लगते हैं और हमारा मन खुश हो जाता है। जैसे अगर अभी मैं अगर हंसने की क्रिया करता हूँ, अगर मैं जेन्युइनली हंसना चाहता हूँ तो मुझे पूरी तरह हंसना पड़ेगा, तभी हमारी आंख, शरीर सब सपोर्ट करेगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर हमने उस हंसी के साथ में कुछ दुख रखा है तो हमारे आंसू आ जाएंगे, या फिर हमें लगेगा कि ये फालतू की हंसी है, हम अपने आप मैनिपुलेशन चालू कर देते हैं। राइट? तो हर शब्द के साथ में विचार और भावना कौन लाता है? मैं खुद, मेरी स्थिति, और मैंने किसी चीज का अभ्यास किया है। तो जब ये वचनों का मैं उच्चारण करूं, मॉर्निंग अफर्मेशन का, तो जरा इसको महसूस करो, और महसूस करते वक्त पूरे शरीर को उसको फील कराओ कि मैं ऐसा कर रहा हूं या कर रहा हूं, इस वक्त मैं बन रहा हूं। और ये चीज को हमें वर्तमान में रखना है। मैं और हूं, करता हूं, कर रहा हूं, इन शब्दों का ही इस्तेमाल करो, क्योंकि दिमाग हमेशा प्रेजेंट में रहना पसंद करता है। राइट? तो एक बार अगर अपनी आंखें बंद करें, आंखें बंद करें सभी लोग, कमर सीधी रखें, एक लंबी सांस लें, होल्ड करें, और अपनी सांसों को आराम से धीरे धीरे रिलीज करें। और जैसी जब हम सांस बाहर निकालें तो कोशिश करें कि हम सारी नेगेटिव एनर्जी, सारी परेशानी और तनाव को बाहर निकालते हैं। और गर्दन सीधी रखें, गर्दन को बिल्कुल ना झुकाएं। मैंने अभी ब्रेन की खूबी बताई ना, पानी में तैरता रहता है, तो आगे करेंगे तो हमें थकान और सोने की मुद्रा में पहुंच जाते हैं। हाथ पैर में कहीं तनाव मत रखें, एकदम फ्री कर दें तनाव के साथ, एकदम फ्री। पैरों को एकदम सीधा रखें, बैलेंस जमीन पे। मैं एक चेयर पे एक डेमो करके दिखाऊं क्या? समझो ये बेंच है, बेंच पे बैठा हूं, तो जब आप बैठो तो कमर सीधी करके और पैरों को 90 डिग्री रख के ऐसे बैठो, और गर्दन को ऐसे, और लंबी सांस लें, और फिर इसको धीरे से छोड़ो। फिर एक लंबी सांस लें, फिर छोड़े, फिर एक लंबी सांस लें, फिर छोड़े। और अब मैं जो रिपीट कर रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। रोज सुबह जब मैं कुछ अच्छा सोचता हूँ, अच्छा दिखता हूँ और अच्छा सोचता हूँ, तो मेरा पूरा दिन अच्छा होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। जब एक एक करके मेरा हर दिन अच्छा बीतने लगता है तो मेरी जिंदगी अच्छी हो जाती है।
मैं अपने पूरे दिल से आज के दिन का स्वागत करता हूँ। आज का दिन मेरी आने वाली ज़िंदगी का पहला दिन है। मुझे पूरा यकीन है कि ये मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से एक होने वाला है। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा पूरा विश्वास है कि आज ऐसा कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा जो अच्छे से पहले कभी नहीं हुआ। आज मैं कुछ नया सीखूंगा, कुछ नया देखूंगा, कुछ नया सुनूंगा, कुछ नया सोचूंगा और कुछ नया बनूंगा। आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अतीत मुझसे जाने अनजाने जो भी गलतियाँ हुई या मेरे साथ में जो कुछ भी गलत हुआ उसके लिए मैं खुद को और दूसरों को पूरी तरह से माफ़ करता हूँ। मेरा ध्यान गुजरे हुए कल पर नहीं बल्कि आने वाले पल पर है। आज मुझे जो कुछ भी करना है उसके बारे में मैं अच्छे से सोच लिया हूँ और अपने हर लक्ष्य को पाने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मेरा मन बिल्कुल शांत है और मेरा ध्यान पूरी तरह से आने वाले पर केंद्रित है। मेरी सोच बहुत ही सकारात्मक है। मेरा ये मानना है कि मेरे साथ में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। मेरी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलें हैं मैं उस मुश्किलों की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखता हूँ। खुद को आगे बढ़ने का अवसर, खुद को जानने का अवसर, खुद को अंदर से और शक्तिशाली बनाने का अवसर है। आज जो चुनौतियाँ मेरे सामने आने वाली हैं उसका सामना करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार है। मेरी शरीर अंदर से पूरी तरह से स्वस्थ है और मेरी बुद्धि किसी भी परिस्थिति में सही फैसला लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। मेरा मन अंदर से भरा है और मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, हंसता फिरता रहता हूँ। ये ज़िंदगी मेरे लिए एक खेल की जैसी है और मैं इस खेल का एक पक्का खिलाड़ी हूँ। मुझे हार से या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सिर्फ एक मकसद है कि ज़िंदगी के इस खेल में मुझे खुद को इस काबिल बनाना है कि दुनिया की जितनी भी खुशियाँ हैं वो खुद चढ़कर मेरे पास आए। आज जो कुछ भी मेरे पास है और जो लोग भी मेरे साथ हैं उन सब के लिए मैं अपने पूरे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मुझे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। मुझे खुद की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्तियों में मेरे साथ है और मेरे अंदर ऊर्जा का पूरा भंडार है। अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। जो भी मैं सोचता हूँ वो सब मैं कर सकता हूँ। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो बच्चों आंखें खोलेगा। ये मॉर्निंग अफर्मेशन है। कितनों को नींद आ गई थी? बड़ा अच्छा लगा। कितने मिनट का था? ये सिर्फ 4 मिनट का है। कितना? 4 मिनट कितना बड़ा लगा? कई लोग तो सो भी गए होंगे, पावर नैप मार लिए होंगे, है ना? अब ये आपको कितने दिन करने हैं? जरूरी नहीं है कि आप इतना बड़ा करो, आप इसे अपने हिसाब से भी छोटा कर सकते हो। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे यूट्यूब चलाते होंगे, राइट? और इसके अलावा गूगल पे भी सर्च करते होंगे। आप अफर्मेशन करें स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको लगता है कि वो सबसे बेहतरीन है और मैं उसका प्रैक्टिस कर सकता हूँ तो आप उसको भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश ये रहना चाहिए आपकी कि आप उसको फील करो। क्या करो? हाँ, क्योंकि मैंने जो मॉर्निंग अफर्मेशन बताई है ये एकलौती नहीं है, ये एक हो सकती है, लेकिन ये और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको जो बेहतरीन लगे, जिस मजहब से आप हो, जो आपको सही लगता है, जो आपकी थिंकिंग है, क्योंकि हर इंसान का एक अपना व्यक्तिगत लाइफ होता है, राइट? जो आपको समझ में आए, जो अच्छा लगे, बस उसका अनुसरण कर लो।
कुछ भी कर लो, लेकिन मकसद क्या है, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। क्या रहना है? और इसको बार बार दोहराना है। और जितनी भी स्टीरियोटाइप थिंकिंग है, रूढ़िवादी थिंकिंग है, वो यथार्थ में हमारे लिए काम कर रही है कि नहीं कर रही है, उसका कोई हमारा संबंध है कि नहीं है, ये हमें लॉजिकली सोचना है। क्या करना है? वेरी गुड। अगर वो काम आपके क्या कर रहा है, ठीक है, नहीं कर रहा है तो मुझे और बेटर करना है। ये अफर्मेशन दिन भर आपको एनर्जी देगा। यहाँ पे हमने किस चीजों की बात की है? हमने हर रोज एक दिन को एक गिफ्ट की तरह लिया है ना? हर रोज हमारे लिए एक गिफ्ट है। और जब हम ऐसा सोच के सुबह उठेंगे तो सारा दिन मनोरंजन का होगा। याद करो कि जिस दिन अगर आप किसी की पार्टी में जा रहे हो और उस दिन बहुत मजा किया हो, वो सारा दिन कितना मजा आया होगा। रात को 2-3 बजे तक आप जागे रहे होंगे, लेकिन थकान हुई क्या? मन क्या थोड़ी देर और रहते, काश ये समय जाता ही नहीं तो अच्छा रहता, क्योंकि वो हमारी पसंद का था। और जब हम कोई भी पसंद का काम करते हैं, जब भी कोई पसंद का काम करते हैं, वो किसी भी पैसे की और स्थिति से ऊपर होती है। वो कितनी भी बुरी कंडीशन क्यों ना हो, लेकिन हम उसमें सरवाइव करते हैं, हमें मजा आता है उसमें, राइट? तो ये हमारा दिन का शुरुआत होना चाहिए। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है, रात को क्लोजिंग कैसे की जाए। दिन भर हमने काम किया ना, अब रात को क्लोजिंग भी तो करनी है ना दिन का, कि भैया दिन भर में हम लोग बड़े मोटिवेट होकर निकले, लेकिन जैसे सड़क पे और बाहर निकले तो पता चला किसी ने गाड़ी लड़ा दी, किसी ने कोई काम बता दिया। हमेशा नेगेटिव एनर्जी हमें खींच रही है, राइट? तो क्या हमारे हाथ में है क्या? हम दूसरे की गारंटी नहीं ले सकते, हम सिर्फ अपनी गारंटी। तो ऐसे में रात को सोते वक्त हमें क्या करना है, उसका भी एक अभ्यास करें, पक्का? तो फिर से वही, एक कमर सीधी करें। जो लोग एकदम धनुष की तरह टेढ़े हो जाएंगे क्योंकि इसमें उनकी गलती, ये किसकी गलती है? वो बेचारा नॉन लिविंग थिंग है, वो तो कंप्लेंट भी नहीं कर रहा है। उसके ऊपर इतना 40 किलो का वजन लेके बैठे हो, 50-60 किलो का, क्या शिकायत कर रहा है वो? उसकी कोई गलती नहीं है। हाँ बेटा, हाँ, अभी दिमाग का मैंने बताया ना, आपने तुरंत कंप्लेन किया। वो तो बेचारा कोई शिकायत नहीं कर रहा है, तो उसको बोलो थैंक यू। बेंच को बोलो थैंक यू। वो सुनेगा नहीं, लेकिन उसके एहसास आपके दिल के अंदर जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे हम थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि मेरे हर एक्सरसाइज में बाद में हम शुक्रिया बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रेटिट्यूड करना, आभार या कृतज्ञता व्यक्त करना अपने आप में हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है। जैसे हम किसी को थैंक यू बोलते हैं ना, तो हमारी सांसें और दिल शांत हो जाता है, वो बड़ा अच्छा फील करता है ना? चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन, हाँ, सजीव हो या निर्जीव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हवा, ये धूप, ये बेंच, ये फूल, ये पौधे, ये सब हमें जीने में मदद करता है, राइट? और जीवन यही है कि हम सबके प्रति कृतज्ञ रहें। और कृतज्ञता का भाव बिल्कुल हमारे शरीर में ऐसे होना चाहिए जैसे सांसों की क्रिया है। तो जो बच्चे धूप में बैठे, इनके लिए मेरे लिए बहुत सहानुभूति है, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ इस धूप का मजा लूँ, है ना? इसीलिए मैं धूप से जाना नहीं चाह रहा, ताकि आपको ये ना लगे कि सर हम लोग धूप में और आप मजे मार रहे हो चापे, है ना? तो हम लोग ये एक्सरसाइज करें, क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो ये एक्सरसाइज भी कर लें। हो सकता है आपकी जिंदगी बदल जाए इन विचारों से, क्योंकि विचारों की जिंदगी है ना। जिंदगी हकीकत में किसी को तकलीफ देती है क्या? हमारे अंदर जो विचार बने वही हमको तकलीफ देता है। जो भावना हमने उत्पन्न की है, क्रोध, जलन, घृणा, गुस्सा, आलोचना, है ना? तो चलो बच्चों, नाइट अफर्मेशन की तरफ ध्यान दें। एक बार आप लोग अपनी आंखें बंद करें। ये थोड़ा लंबा होगा, ये केवल 7 मिनट का है। कितना? आप सोचो जिंदगी के 7 मिनट, लेकिन अगर वीडियो देते तो 3 घंटे की मूवी ऐसे चली जाती है, और फिर से प्ले करके देखते हैं ना। आधे घंटे का यूट्यूब देखना तो ऐसे देख लेंगे, गाना देखना तो देख लेंगे, लेकिन 7 मिनट का गाना 7 मिनट अपने आप को देंगे। लेकिन इसको आप छोटा कर लीजिएगा अपने हिसाब से। कमर सीधी रखें, है ना? और एक लंबी सांस लें, और फिर सांस छोड़े धीरे धीरे, और महसूस करें कि आप सोने के मूड में अभी, लेकिन सोना नहीं है प्लीज, अभी मत सोना, क्योंकि अभी दिन बाकी है, राइट? कितनी बढ़िया चिड़िया की आवाज आ रही है, जरा उसको सुनो। नहीं, ये फोन डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, उसको साइलेंट में करता हूं, वरना ये आपको डिस्टर्ब करेगा। ये फोन है ना, डिस्ट्रैक्ट करता है। एक सेकंड बच्चों, मैंने अलर्ट्स ऑफ कर दिया है। 1 मिनट बस। जय श्री राम, है ना? एक बार लंबी कमर सीधी करें, कमर को सीधी कर लें, बड़ा मुश्किल काम है।
बहुत टफ है क्योंकि दिमाग लगाना पड़ रहा है ना, लेकिन 21 दिन बाद दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, आप एकदम फौजी की तरह तन के बैठेंगे अगर कोशिश करेंगे तो। मैं नहीं करूंगा, ये कोशिश आप लोग स्वयं करेंगे, ठीक है? और जरा ध्यान से इसको सुनते वक्त फील करें प्लीज। हाँ, आज का पूरा दिन बिताकर मैं हमेशा की तरह ये आज की आखिरी 10 मिनट खुद को दे रहा हूँ। मैं सबसे पहले उनको माफ़ करता हूँ जिन्हें आज मुझ पर गुस्सा किया। मैं उन सबको माफ़ करता हूँ जो बदल गए। मैं उन सब उम्मीदों को खुद से अलग करता हूँ जो किसी और इंसान पर टिकी है। मैं पास्ट की सभी बुरी आदतों को छोड़ता हूँ। इस दुनिया में हर कोई इंसान ही है और इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं, इसलिए मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं। गलतियाँ होना एकदम नेचुरल है। मेरे पास आज जो कुछ भी है वह काफ़ी है। मैं हर दिन खुद को और करीब आता जा रहा हूँ। किसी की बुराई करना, किसी के बिहेवियर को जज करना, किसी के लाइफ को जज करना, खुद को या दूसरों को दोष देना, दुखी रहना या रोते रहना, ये आदतें मुझसे बहुत दूर हैं। हाँ, मैं ऐसा ही हूँ। मैं जानता हूँ कि किसी बुरी से बुरी चीज़ से भी मुझे क्या सीखना है। मैं आजकल अपनी मंजिल को पाने के लिए पूरे जी जान से मेहनत कर रहा हूँ। मुझे अपने में गर्व है। मैं वो सब करके दिखाता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। मैं खुद पर फोकस हूँ। मेरा फोकस खुद पर है। मैं अच्छा हूँ, सुंदर हूँ और सबसे ज़्यादा खुद पर विश्वास करता हूँ। मैं आज की गलतियों के लिए खुद पर भी माफ़ करता हूँ। मैं अपनी सभी बुरे कामों के लिए भी खुद को माफ़ करता हूँ। मेरे घर वालों के साथ मेरा रिलेशन मजबूत है। मैं अपने गुस्से को इसी वक्त खुद से अलग करता हूँ। मैं हर तरह के डर को इसी वक्त खुद से अलग करता हूँ। मैं मानता हूँ कि आज के दिन से मुझे एक नई सीख मिलती है। मैं समझता हूँ कि आज का दिन चला गया है, लेकिन मैं ठीक हूँ। मेरा शरीर स्वस्थ है। मेरे थॉट्स मेरी कंट्रोल में है। मेरी आत्मा शांत है। मैं खुश हूँ। मेरे अंदर सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी है। मैं खुद सभी तरह की नेगेटिव एनर्जी से बहुत ऊपर हूँ। मैं खुद को जानता हूँ। मैं खुद को पहचानता हूँ। मेरी मंजिल तक पहुँचने के लिए मुझे जो भी चाहिए वो सब मेरे पास है। मुझे पास्ट और फ्यूचर छोड़ के वर्तमान में रहना अच्छा लगता है। मैं अभी वर्तमान में हूँ और अपनी सांसें महसूस कर सकता हूँ। इन सांसों के लिए मैं इस ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस पॉजिटिव एनर्जी के लिए मैं इस ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करता हूँ। यह पॉजिटिव एनर्जी अभी भी मेरे साथ है। मैं कुछ नहीं खोया हूँ। मेरे साथ मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सपना है। वह सपना मुझे खुद ही पूरा करना है। मुझ में वो सब काबिलियत है जो मेरे सपनों के लिए काफ़ी है। मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं अपनी कठिनाइयों को आराम से सह सकता हूँ। मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं हर बुरी चीज़, हर बुरी आदत और कठिनाई का पूरी हिम्मत के साथ मुकाबला कर सकता हूँ। मुझे मेरी ज़िंदगी का मकसद अच्छी तरह पता है। मैं आज अपने लक्ष्य के थोड़ा और पास में आ गया हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे साथ मैं खुद हूँ और मेरी मेहनत है। मेरी मेहनत मुझे मेरे सपनों की ओर और पास ले जा रही है। मैं एक ऐसे रास्ते में हूँ जो मेरी मंजिल की तरफ जाता है। मैं अपनी मंजिल की तरफ अच्छी तरह देख सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। उसको पाने के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। मुझे अपने शरीर को, अपनी इच्छाओं को वश में करने अच्छी तरह आता है क्योंकि मैं शरीर की वजह से एक आत्मा हूँ और आत्मा मेरे दिमाग को
और दिमाग मेरे मन को और मन मेरी इच्छाओं को कंट्रोल करके रखता है। मेरी मंजिल को मकसद सिर्फ मेरी आत्मा ही शुद्धिकरण है। इस मंजिल के सब मैं खुद और खुद का साथ हूँ। मैं खुद के साथ बहुत खुश हूँ। मैं अकेला नहीं, एकांत में हूँ। यह ब्रह्मांड अनंत है। मेरे रास्ते की चुनौतियाँ भी अनंत है और मैं इसी अनंत ब्रह्मांड से बना हूँ, इसीलिए मेरी हिम्मत भी अनंत है। मैं एक आत्मा हूँ, इसलिए मेरा सफ़र भी अनंत है। इस लाइफ के सपनों को पाना मेरे लिए पॉसिबल है। मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूँ। मुझे वो ऊपर वाले इस वक्त ज़रूर देख रहा है और मुझे महसूस भी कर रहा होगा जिस तरह से मैं उसे महसूस कर रहा हूँ। मैं उस ऊपर वाले को शुक्रिया बोलता हूँ जिसने मुझे मेरी ज़िंदगी का रास्ता दिखाया। मैं जो भी करता हूँ उस रास्ते के लिए, उस मंजिल के लिए ही करता हूँ। मुझे दूसरों को खुश देखकर खुशी होती है। मेरा गुस्सा मुझसे बहुत दूर है। मैं मजबूत हूँ, मेरे इरादे मजबूत हैं, मेरी सोच बिल्कुल सही है। मेरे माँ बाप जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, मेरे लिए भगवान है, क्योंकि मैं उनको ही देख रहा हूँ। मैं भी अपने माँ बाप की तरह मजबूत हूँ, साफ दिल का हूँ, मेहनत करने वाला हूँ। मेरा फोकस रिजल्ट की वजह अपने काम पर है, अपनी मेहनत पर है। मैं हर दिन अपने आप को बेहतर बना रहा हूँ। मैं नई नई चीज़ें सीख रहा हूँ जो मुझे मेरी मंजिल की तक पहुँचाएगी। मेरा हर दिन, हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड और हर सोच सिर्फ मेरे मकसद से जुड़ती है। मैं मानता हूँ कि आज मैं जैसा भी हूँ, जिसकी जिम्मेदारी मैं खुद अपने ऊपर लेता हूँ। मैं कितना समझदार हूँ जो ये जानता हूँ कि मैं जैसा भी हूँ वह सिर्फ मेरी वजह से हूँ, और इसीलिए मुझे खुशी भी है कि मैं अपनी ज़िंदगी बदलने जा रहा हूँ। मैं समय की कदर करता हूँ। मैं हर उस इंसान की कदर करता हूँ जिसके अच्छे या बुरे आदतों से मेरा हौसला और बढ़ता है। मैं अभी बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मैं हमेशा ही अच्छा फील करता हूँ। मेरे अंदर से वो सब ताकत है जो मुझे आगे बढ़ाती है। मैं हर समय हिम्मत बनाए रखता हूँ। मुझे अपने आप पर गर्व है। मैं खुद को सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। हाँ, मैं खुद को सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं अपनी मंजिल को हर हाल में पाना चाहता हूँ। मैं ऐसा कर सकता हूँ। हाँ, मैं ऐसा बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं ऐसा कर सकता हूँ। यह मेरे लिए संभव है। मैं इसके लिए ही बना हूँ। हाँ, मैं कर सकता हूँ। ये थोड़ा सा अजीब लगा होगा, कई बच्चे ऐसे बोल रहे होंगे कि सिर्फ कहानी के लिए है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब अपने से खुद से बातें करते हैं ना, तो हमारा एक मन है जो ना तुरंत बच्चे की तरह हमसे बहस करता है ना। वो थोड़ी देर के लिए हम मोटिवेट हो जाएंगे, जो मैंने आपको बताया, मोटिवेशन के लिए आप थोड़ी देर मोटिवेट हो जाएंगे, है ना। लेकिन बाद में आपका एक मन बोलेगा, सर झूठ बोल रहे हैं। ये सिर्फ कहानियों में अच्छी लगती है, किताबों में अच्छी लगती है। ऐसा है, ऐसा मन करता है ना। लेकिन बच्चों, मेरी बात मानो, इतिहास में एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, राइट। विक्रम साराभाई थे, मैडम क्यूरी थी। इन सब की एक बार जिंदगी को पलट के पढ़ना, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप के साथ कभी गलत नहीं बोला। इसकी वजह से इनके व्यक्तित्व में कभी कोई बदलाव नहीं है। बहुत आसान काम है। क्या मैंने आपको किसी को लड़ने के लिए बोला? क्या मैंने किसी को जिम में जाके आधे घंटे एक्सरसाइज करने के लिए बोला? क्या मैंने किसी को यह बोला कि बेटा 5 किलोमीटर दौड़ के आ जाओ? मैंने सिर्फ ये बोला कि आपकी जिंदगी के 11 मिनट, सुबह 4 मिनट और शाम के 7 मिनट, ये 7 मिनट आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। रात को सोते वक्त आपका दिमाग एकदम शांत हो जाएगा, क्योंकि आपने सबको धन्यवाद भी कर दिया और सबको माफ भी कर दिया और अपने साथ एक मजबूत कदम किया। और आप देखेंगे 21 दिन बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह, आपकी व्यक्तित्व, आपका देखने का नजरिया, बोलने का नजरिया, सोचने का और परस्पर जो व्यवहार करते हो वो सब बदल जाएगा। आप एक दूसरे को जी करके बोलने लगो। जो बड़े लोग बोलते हैं ना, आपने देखा बड़े लोग होते हैं आपस में कैसे बोलते हैं? पांडे जी, उपाध्याय जी, दुबे जी, यादव जी, राम जी,
बोलते हैं ना, तो आपको लगता है कि ये बड़े लोगों की भाषा नहीं। अब उनको ये समझ में आ गया कि अगर हम ऐसा बोलेंगे तभी हमको ऐसा मिलेगा, राइट। तो जब वो लोग ऐसा कर सकते हैं, हम छोटे में क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो बच्चों, ये कार्यशाला इसी अफर्मेशन के साथ खत्म होता है, क्योंकि एक और अफर्मेशन है एग्जामिनेशन का। क्या है? जो सभी को होता है। एग्जाम आने के बाद ना लोगों को याद भी नहीं रहता, नींद बहुत आती है। मैं नहीं चाहता कि मैं धूप में और 4 मिनट आपको बैठाऊं, क्योंकि आपके 11 मिनट पिछले 1.5 घंटे के ज्यादा लगे होंगे। ऐसा है ना? 1.5 घंटे कैसे बीता पता नहीं चला, लेकिन ये 7 मिनट आपको बहुत बड़ा पल दिखा देगा, क्योंकि इस वक्त हम किसी और से नहीं, अपने अंदर से, अपने आप से डील कर रहे थे। खामोश रह के बैठना बहुत मुश्किल काम है ना? तो बच्चों, इसी के साथ में मैं ये कार्यशाला यहाँ पे समाप्त करता हूँ। और किसी का कोई प्रश्न है क्या? कोई सवाल पूछना चाहता है मनोवैज्ञानिक तरीके से, कुछ उसके अपने व्यक्तिगत प्रश्न हो? कोई? हाँ जी, पूछिए बेटा। जैसे कि पढ़ते हैं हम लोग किताब जब पढ़ते हैं तो मन इधर उधर सोचता है। बिल्कुल सही, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। प्लीज, क्या नाम है बेटा आपका? गोविंद के लिए एक जोरदार ताली बजाए पहले। गोविंद भाई ने बोला जैसे हम पढ़ते हैं हमारा मन इधर उधर भागता है ना? बिल्कुल सही। अब इसका कारण क्या है? क्यों भागता है? क्योंकि उसको ये नहीं पता कि इसको करना क्या है अभी किताब में। और हमने यही अभ्यास किया है, हम पढ़ाई को कभी भी अपनी जिंदगी के साथ जोड़ते नहीं है, राइट। तो पढ़ाई से रिलेटेड कुछ अफर्मेशंस बना सकते हैं। अपने दिमाग को फोकस करने के लिए आप बार बार मजबूत कथन करा रहे हैं और विजुलाइज कर सकते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ और जो पढ़ रहा हूँ उसको याद रख रहा हूँ, और जो चीज़ मैं याद कर रहा हूँ वो मेरे परमानेंट मेमोरी में जा रहा है और वो मेरी जिंदगी का रोज एक हिस्सा है। क्योंकि जो चीज़ भी हम पढ़ाई करते हैं वो जिंदगी का हिस्सा होता है कि अलग होता है? अब कोई ये मत पूछना सर कैलकुलस और डिफरेंशिएशन कैसे हमारी जिंदगी का हिस्सा, बताइए। कोई ये तो पूछने वाला तो नहीं है ना, क्योंकि इसका इंतजाम तभी होगा जब आप उस लेवल का इंजीनियरिंग में जाओगे या फिर आप बहुत बड़े नंबर के साथ खेल रहे हो। कर सकते हो क्या? पढ़ाई को ऐसे याद कर सकते हो? अब रही इनके प्रश्न का जवाब, हमारा मन क्यों भागता है? क्योंकि हमारा मन इसलिए भागता है क्योंकि उसका मकसद पढ़ाई नहीं रहता है। उसका मकसद क्या है अभी इस वक्त, वो आप ही बता सकते हो। जहां पे मन भागता है आपने उसको करते हुए देखा है, इसीलिए वहां पे भागता है। लेकिन अगर पढ़ाई को आप बार बार रिपीट करें 21 दिन तक, आपका दिमाग लगेगा, कहीं भागेगा नहीं। ये 2 एक्सरसाइज। क्या एग्जाम का अफर्मेशन करोगे? है आपके पास 7 मिनट? करोगे? ये भी मेरी आवाज में, और ओरिजिनली हम ऐसी बात करते हैं, फिल्मी तरीके से बात नहीं करते हैं, है ना? तो इसीलिए इसमें म्यूजिक नहीं डाला। एक काम करते फिर एग्जाम वाला भी अफर्मेशन कर लेते हैं, शायद आपकी पढ़ाई का मकसद पूरा हो जाए, उसमें आपका मन कंट्रोल हो जाए। यह मजबूत कथन है। क्या है? जो आप कंफर्म करके अपने अचेतन मन को बोलते हो। अच्छा, एक मिनट सुनो मेरी बात। लोकतंत्र है ना, वोटिंग करा लेते हैं। कितने लोग एग्जामिनेशन अफर्मेशन करना चाहते हैं? सभी लोग दोगे टाइम? चलो ठीक है, फिर कमर सीधी कर देंगे। क्योंकि मालूम है क्यों मैं बार बार कमर सीधी के लिए बोल रहा हूं? एक मिनट लॉजिक सुन लीजिए। जो आपका पॉनी टेल है ना, ये ब्रेन है ना, दिमाग, इसके यहां से ना सारी संचार तंत्रिकाएं हमारी कमर रीढ़ की हड्डियों से होते हुए पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। और जब बिजली की तार फोल्ड होती है तो सिग्नल ब्रेक होता है ना। तो जब आपकी कमर टेढ़ी होती है तो सिग्नल ब्रेक होता है और उसको लगता है कि रिलैक्स पोजीशन में और क्या करो, सो जाओ। इसीलिए जब भी कहीं भी दर्द होगा या थकान होगी, दिमाग वहीं पे फोकस करेगा। तो अगर आपको चाहते हो कि मैं कुछ भी चीज बेहतरीन करूं, तो बैठने का तरीका अपना बॉडी लैंग्वेज जिसे बोलते हैं ना, वो हमें सही करना है। तो बैठने का एक अलग बॉडी लैंग्वेज है, बोलने का अलग है, बातचीत करने का अलग है। अगर आपका टीचर ऐसे सुस्त होकर बोलेगा कि आप उस पर अट्रैक्शन लोगे, जब तक अपने दोनों पैरों पे खड़े होके खुद अपने मजबूती के साथ नहीं बोलेगा आवाज में, तो क्या आपका इंटरेस्ट आएगा पढ़ाई में? तो क्या बोलोगे, वो टीचर तो बेकार है यार, नहीं पढ़ेंगे उससे, बड़े सुस्त टाइप के, हमेशा पैर ऊपर करके टेबल पे बैठ के पढ़ाई कराते हैं। अगर कोई टीचर चेयर पे बैठ जाए, दोनों पैर टेबल पे रख के पढ़ाए, तो क्या पढ़ोगे? तो उसकी बॉडी लैंग्वेज खराब है ना। तो जब हम ऐसे स्टूडेंट, मैं अगर छात्र हूं, अगर मेरी कमर सीधी रहे तो मैं सुनूंगा भी, फोकस भी करूंगा और टीचर को मजा आएगा, मेरा बच्चा बड़ा अटेंटिव है। तो यहाँ पे किसको मैंने बोला अच्छा टीचर, अच्छा स्टूडेंट कौन बनेगा? सबको हर एक टीचर को एक अच्छे स्टूडेंट की तलाश है। और अच्छा स्टूडेंट कौन है? मैं खुद। और हर एक
स्टूडेंट को एक अच्छे टीचर की जरूरत है। टीचर अपनी तरफ से कोशिश करेगा और आपका अपना पार्ट करना है, राइट। तो ये चाहे स्कूल में हो, चाहे कोचिंग में हो, चाहे घर में। अगर माँ बाप के सामने सुनोगे तभी सुनाएंगे, अगर कान इधर उधर करोगे तो बोलेंगे भाग यहाँ से, सुनना ना करवा, भागा ऐसे, है ना। चलो फिर ये वाला एक्सरसाइज करते हैं। एक कमर सीधी करें, एक लंबी सांस लें, पैरों को एकदम सीधा 90 डिग्री क्रॉस ना करें प्लीज, है ना। अपने अपने हैबिट्स को अभी से हमने छोड़ने की प्रैक्टिस कर ली है कि हम कहीं भी बैठेंगे सीधे, बेटा पैरों को 90 डिग्री रखो, राइट राइट, बिल्कुल सही। 90 डिग्री मतलब 90 की कोण पे, 90 मतलब एकदम राइट एंगल रहता है ना, एकदम सीधे ऐसे। बॉडी हमारी ऐसी बनी है ना। चलिए प्लीज। एग्ज़ाम के दिनों में मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है। मैं पूरे हार्ट एंड सोल से एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ। मैं इस बार टॉप करूँगा। एग्ज़ाम के दिनों में मैं और एक्टिव हो जाता हूँ। एग्ज़ाम के दिनों में मैं अपनी 100% कंसंट्रेशन पढ़ाई में ही लगाता हूँ। पढ़ाई और मनोरंजन में बैलेंस बनाना मुझे आता है। मैं फुल एंजॉयमेंट के साथ तैयारी करता हूँ। एग्ज़ाम का नाम सुनने से मेरे अंदर बड़ी खुशी होती है। एग्ज़ाम मतलब पढ़ाई मस्ती टुगेदर। एग्ज़ाम मीन्स ए ब्यूटीफुल चांस टू शो माई कैपेबिलिटीज। एग्ज़ाम में मेरा हौसला और मेरी पावर कई गुना बढ़ जाती है। एग्ज़ाम का हल्का सा डर ये साबित करता है कि मेरे पास एग्ज़ाम के लिए एक्स्ट्रा टाइम है। अपनी मेहनत से मैं हर सब्जेक्ट को आसान बना सकता हूँ। मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। साइंस पढ़ने में मैं तो बहुत बड़ा मज़ा आता है। हिस्ट्री की डेट तो मेरी टिप्स पर रहती है। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर मेरा पूरा विश्वास रखता है। मैं किसी भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज ज़रूर जोड़ता हूँ। किसी भी टॉपिक को पढ़ते हुए मेरे दिमाग में उसकी पूरी मेंटल पिक्चर बन जाती है। मेरी रीडिंग स्पीड बहुत फास्ट है। मेरी राइटिंग स्पीड एक्सीलेंट है। मेरी हैंड राइटिंग तो सुपर्ब है। मेरा एग्ज़ाम करने का तरीका एक्सीलेंट है। डिफ़िकल्ट चैप्टर का रिवीजन मैं बड़ी आसानी से करता हूँ। मैं हर टॉपिक को मेंटली पोजीशन कर लेता हूँ ताकि रिकॉल करना आसान हो जाए। एग्ज़ाम डेज में मैं अपनी हेल्थ का पूरा ख्याल रखता हूँ। मैं अपने सिलेबस को टाइम पर पूरा करता हूँ ताकि रिवीजन के लिए टाइम बचाया जा सके। मेरी अपनी तैयारी 100% होती है। उसके बाद मैं सब कुछ नेचर पर छोड़ देता हूँ। एग्ज़ाम से एक दिन पहले मैं अपना सारा सामान खुद संभालती हूँ। एग्ज़ाम से पहले मेरी कंसंट्रेशन 100% होती है। एग्ज़ाम शुरू करने से पहले मैं अपने टेस्ट को ज़रूर याद करता हूँ। एग्ज़ाम लिखने से पहले मैं सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़कर प्रॉपर प्लानिंग करता हूँ। मैं सबसे पहले वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ जो मुझे अच्छे से आता है। इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। मैं लास्ट के 10 मिनट रिवीजन के लिए ज़रूर रखता हूँ। आई एम ए ग्रेट प्रॉब्लम सॉल्वर। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस का जवाब मेरे अंदर से निकल कर आता है। एग्ज़ाम के टाइम मेरा दिमाग 100 गुना ज़्यादा काम करता है। मेरे पास हर सवाल का जवाब है। एग्ज़ाम हॉल में मुझे सारे सवालों के जवाब याद आते हैं। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए मेरे पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। मैं हर सवाल का पूरा पढ़ने के बाद ही उसका जवाब लिखना शुरू करता हूँ। मैं अपने आंसर्स पॉइंट बाय पॉइंट लिखता हूँ ताकि पढ़ने वाले को आसानी से समझ आ जाए। जहाँ पर भी संभव होता है मैं डायग्राम ज़रूर बनाता हूँ। डायग्राम बनाकर मैं उसे एग्ज़ाम एक्सप्लेन भी ज़रूर करता हूँ। मैं टू द पॉइंट आंसर लिखने से ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद मैं 10 मिनट का रिवीजन ज़रूर करता हूँ। एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद
मैं एक बार फिर से परमात्मा का शुक्रिया करता हूँ। मैं अपने परिवार, अपने टीचर्स को भी शुक्रिया करता हूँ। मैं अपने दोस्तों का भी शुक्रिया करता हूँ। कितने लोगों का फोकस केवल कुत्ते की आवाज पे था? किसी का नहीं था? क्योंकि ये हकीकत है, जब हम लोग कुछ काम करने बैठते हैं ना, तो पीछे से आवाज आ रही होती है, कोई ना कोई बुला रहा होता है, और जैसे ही बैठेंगे वैसे ही कोई ना कोई डिस्टर्ब करने आ जाएगा। सिर्फ वो 4 मिनट में ही आएगा। इसे कहते हैं मॉर्फीज लॉ। क्या बोलते हैं? जब कोई चीज गलत होता है तो लगातार गलत होने लगता है।